नमस्कार। वितस्ता वेंचर्स के सभी चाहने वालों को सबसे पहले सॉरी, मैं माफी चाहूंगा हमारे तमाम अतिथियों की तरफ से और वितस्ता वेंचर्स परिवार की तरफ से, क्योंकि आज हम लोग पूरे 4 मिनट लेट हैं। कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, कुछ तकनीकी खामियां थी, उस वजह से हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई। आज का जो विषय है, हम लोग ज्यादा समय खराब न करते हुए सीधा विषय पर आते हैं। आज का विषय है वर्तमान संवाद वाया नई वाली मीडिया। यह नई वाली मीडिया नई वाली हिंदी की तरह है, जिसके बारे में बात तो सभी करते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं होता है कि आखिर ये नई वाली मीडिया है क्या भला, और ये नई वाली मीडिया कब से आई है, कब से शुरू हुई है, कब से चल रही है। हमारे साथ 3 बहुत खास मेहमान हैं। इनमें से एक है, सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाता हूं श्री प्रत्यूष रंजन से। प्रत्यूष जी पिछले 16 वर्षों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अभी जागरण न्यूज में और विश्वास न्यूज में सीनियर एडिटर की पोस्ट पर हैं। इसके अलावा ये फेक न्यूज के फैक्ट चेकर भी हैं। बाकी ये अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। मैं चाहता हूं प्रत्यूष भाई, एक बार आप हमारे दर्शकों श्रोताओं को हाय हेलो बोलें और अपना परिचय दें। प्रत्यूष भाई। नमस्कार व्यालोक जी, और सभी सारे हमारे साथियों को जो हमारे इस फेसबुक लाइव में आपके साथ और हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको नमस्कार। जैसा बताया व्यालोक ने, मेरा नाम प्रत्यूष रंजन है और मुझे करीबन 16 सालों से ऊपर का मीडिया का एक्सपीरियंस है। बहुत पहले मैं डिजिटल मीडिया से जुड़ गया था और आज तक जुड़ा हुआ हूँ। कई सारे बड़े संस्थानों में मैंने काम किया है। फिलहाल मैं जागरण न्यू मीडिया में एज अ सीनियर एडिटर कार्यरत हूँ और यहाँ की हिंदी, इंग्लिश और फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स को मैं एडिटोरियल डिपार्टमेंट में देखता हूँ। धन्यवाद व्यालोक। धन्यवाद प्रत्यूष भाई। हमारे दूसरे जो वक्ता हैं, अतिथि हैं, वह हैं संदीप पांडे। संदीप पांडे फिलहाल रेडियो मिर्ची पटना में प्रोग्रामिंग के हेड हैं। इसके पहले या कई वर्षों तक, लगभग दशक भर का इनका अनुभव है। ये मीडिया से जुड़े रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़े लिखे हैं। संदीप, मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे दर्शकों श्रोताओं का अभिवादन करें और अपना विशेष परिचय दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है संदीप, आपका माइक शायद म्यूट रह गया है। थोड़ी सी कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। फिलहाल हम अपने तीसरे वक्ता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन संदीप इस बीच शायद आ गए हैं। और संदीप मैं सिवान जिले से हूँ। हेलो, आई एम सॉरी अगेन। जी, मेरा नाम पांडे है और मैं सिवान जिले से हूँ। सुंदरी मेरे गांव का नाम हुआ, बहुत प्यारा। लोग आपसे मैं 5 मिनट में कनेक्ट करता हूँ, आप प्लीज आगे बढ़ें। जी, लगता है कोई तकनीकी खामी आ गई थी। संदीप से हम लोग फिर बात करेंगे। हमारे तीसरे वक्ता हैं मुकुंद। हम लोगों में सबसे यंग हैं, पेशेवर हैं, जुझारू हैं, जोशीले हैं। मुकुंद फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक वीडियो न्यूज ऐप है एडिटर जी, उसके साथ जुड़े हुए न्यूज प्रोड्यूसर हैं। ये बताएंगे कि वह आर्टिफिशियल न्यूज इंटेलिजेंस पर आधारित न्यूज ऐप क्या होता है और कैसे वो काम करता है। लेकिन फिलहाल मुकुंद, मैं चाहूंगा आप अपने दर्शकों का, श्रोताओं का अभिवादन करें और अपना थोड़ा सा विशेष परिचय दें। मुकुंद। नमस्ते व्यालोक जी, नमस्ते प्रत्यूष जी। मेरा नाम मुकुंद है और इस फील्ड में मुझे 2 साल हुए हैं। एज अ जर्नलिस्ट मैंने डिजिटल मीडिया से ही स्टार्ट किया। इससे पहले मैं द क्विंट में एज अ कॉपी राइटर काम करता था। उसके बाद मैंने एडिटर जी ज्वाइन किया। यहाँ पे कॉपी से हटके मुझे थोड़ा क्रिएटिवली ज्यादा काम करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ, वीडियो एडिट भी करता हूँ। और इसमें नया ये है कि जो खबर का जो फॉर्मेट है वो बाकी
चैनल से या बाकी जो वेबसाइट्स हैं उनके मुकाबले काफी अलग है, क्योंकि आपको बहुत कम शब्दों में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होती है और ज्यादा ज्यादा कंटेंट के साथ। तो ये यहाँ पे थोड़ा अलग है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहां तक सवाल है, तो हमारी ऐप में जो यूजर्स हैं जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपना पर्सनलाइज कर ले प्लेलिस्ट, और उस हिसाब से उनको वो न्यूज मिलती है। तो ज्यादा उनको स्क्रॉल करना या फिर ज्यादा उनको ऐप में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा वो चाहते हैं, जितना वो चाहते हैं, उतनी न्यूज उन तक पहुंचती है। तो यहाँ पे मुझे अब इस फील्ड में मुझे करीब 2 साल हुए हैं। इस पर हम लोग विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रत्युष भाई के पास चलो हैं। न्यू मीडिया, नई वाली मीडिया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ठीक नई वाली हिंदी की तरह है। सब लोग जानते हैं, सभी इसके विद्वान हैं। जिसको जो मन में आता है वो इसकी परिभाषा तय करता है। जिसको जो कहना है न कहना है वह इसके बारे में कहता है। लेकिन मुझे याद है कि जब डिजिटल न्यूज अपने भ्रूणावस्था या कहें कि कॉन्सेप्ट के लेवल पर था, तब से आप इससे जुड़े हुए हैं, डिजिटल न्यूज से या न्यू मीडिया से या जिस तरह से भी। तो जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं आप कि नई वाली मीडिया से हम क्या समझें और इसकी शुरुआत कैसे माने और कब से माने। प्रत्युष जी। हाँ व्यालोक जी, बड़ा अच्छा सवाल है और ये सवाल सभी के मन में होता है। न्यू मीडिया क्या है, न्यू मीडिया क्या है, इसको पहले इस पे पहले हम बात करें। इससे पहले हम ये जाने कि मीडिया का मतलब क्या है। मीडिया जो हम सब जानते हैं, हम सब, आप भी और हम सब कई सालों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। मीडिया का मतलब होता है बेसिकली कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, कि कम्युनिकेट कैसे करता है। एक समय था जब ये कम्युनिकेशन का माध्यम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर होता था। न्यूज़पेपर में भी एक समय था जब हम सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ते थे, इमेज नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आनी शुरू हुई, फिर वहां से ग्रोथ हुआ, फिर धीरे धीरे कलर्ड इमेज आनी शुरू हुई। फिर हमने ये पढ़ा है कि अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, कि एक फोटो ने ही आपको कई सारी कहानियां बता दी। उसके सामने की कहानी, उसके पीछे की कहानी भी कई सारी फोटो बयां कर देती है। तो वहां से फिर अब आगे बढ़े तो टीवी मीडिया का जमाना आया, टीवी मीडिया स्टार्ट हुआ। फिर बोला गया कि विजुअल जो है वो पूरा का पूरा आपका एक आपको पूरी हिस्ट्री बयां कर देता है, पूरा कम्युनिकेशन, पूरा डिटेल आपको एक विजुअल दे देता है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते आए हम ब्लॉग की तरफ, कि ब्लॉग में लोगों ने ओपिनियन लिखना शुरू किया। आपने जहां लोग जाते हैं, कुछ खाते हैं, या उनको जो पसंद है वो करते हैं। तो यहां से जो ब्लॉग का समय स्टार्ट हुआ, ये 1999, 2000, 2001 के आसपास की बात है, जब लोगों ने ब्लॉग के बारे में पहली बार सुना कि ब्लॉग क्या होता है। यही वो समय था जब मैं भी डिजिटल मीडिया से जुड़ रहा था। कई लोग मेरे से ही पूछते थे कि जो ब्लॉग में तो जा तो रहे हो, बट ये इसमें रेवेन्यू कैसे आता है, कमाते कैसे हैं, ये काम कैसे करता है, वेबसाइट चलता कैसे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे भी पता नहीं था बहुत डिटेल में, मैं भी उसको फेस कर रहा था। वहां से चीजें निकल के आई। तो न्यू मीडिया, पुराने मीडिया मतलब कि आपके पास जो एक प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास था, वो प्लेटफॉर्म आपको वो न्यूज प्रोवाइड कराता था, आप उसको पढ़ते थे। न्यू मीडिया ने क्या चीज कर दिया है, न्यू मीडिया ने ये चेंज किया है कि आपके पास जो आपका अपना ओपिनियन है, या फिर आप किसी के ओपिनियन से सहमत नहीं हैं, तो उसको क्वेश्चन करने की ताकत, आपको अपने ओपिनियन को रखने की ताकत न्यू मीडिया ने ये आपको दिया है। यहां पे एक कंफ्यूजन जो है, जो कई लोगों को आता है, मैं इस पे बात जरूर करना चाहूंगा कि न्यू मीडिया का मतलब सोशल मीडिया नहीं होता है, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होता है। न्यू मीडिया के अंदर सोशल मीडिया एक पार्ट हो सकता है, पावरफुल पार्ट हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पूरी की पूरी तरीके से न्यू मीडिया को हम नहीं बोलते। न्यू मीडिया बहुत ही जरूरी है। देखिए व्यालोक जी, प्लेटफॉर्म आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्लेटफॉर्म मजबूत बनते रहेंगे और डेवलप होते रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हमेशा होता रहता है। लेकिन सबकी जड़ में क्या है, सबके जड़ में, बेस में जो है वो कॉन्सेप्ट है कंटेंट का। कंटेंट ही चलता है हर जगह पे। कंटेंट पहले भी चलता था, कंटेंट आज भी चल रहा है, कंटेंट आगे भी चलेगा। अभी के दौर में चेंज ये हुआ है कि आपको हर तरह का कंटेंट पढ़ने को मिलता है, या हर कोई हर तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहा है। पहले एक पेपर छापने के लिए आपको एक पूरा प्रोसेस होता था, टीवी चैनल खोलने के लिए पूरा प्रोसेस होता था। आपको आज वेबसाइट खोलने के लिए कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है।
और आप ट्विटर पे आ जाएं और फेसबुक पे आ जाएं तो फिर तो आप सुबह शाम फ्री हैं, कुछ भी लिखिए। तो आपका जो अपना खुद का कंटेंट है उसको, उसके क्रिएशन के लिए अब आपको किसी का मुंह नहीं देखना है, या किसी का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो उसके मुंह पे उसको जवाब देना, इसके लिए आपको किसी का वेट नहीं करना, जिसको आज की भाषा में हम ट्रोलिंग भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो न्यू मीडिया ने लोगों को एम्पावर किया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि न्यू मीडिया ने लोगों को एम्पावर किया है और आगे भी करेगा। जैसा मुकुंद बता रहे हैं कि जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां पे जो एआई की बात हो रही है, एआई का यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कंटेंट क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक बहुत ही पावरफुल होने वाला आने वाले टाइम में। तो ये सब सारी चीजें हैं जो न्यू मीडिया का पार्ट है। और न्यू मीडिया हमेशा ही, आप मान के चले कि न्यू मीडिया हो, ओल्ड मीडिया हो, ट्रेडिशनल मीडिया हो, जो भी मीडिया हो, कंटेंट हमेशा किंग रहेगा। हाँ, आपके सामने कंटेंट हर तरह का आ रहा है, लेकिन आप ये सोचिए आपको पढ़ना क्या है, आपको देखना क्या है। मैं कई साल हो गए मैं टीवी पे न्यूज नहीं देखता हूं, क्योंकि अगर मुझे न्यूज देखना होता है या कुछ, मैं टेक्स्ट पढ़ने में विश्वास रखता हूं। विजुअल में तब देखता हूं जब कोई चीजें लाइव हो रही होती। अगर लाइव कोई चीजें नहीं है तो मैं फिर नहीं देखता हूं, क्योंकि मैक्सिमम समय में उस विजुअल कंटेंट के साथ जो चीजें आती है वो ओपिनियन होती है, और ओपिनियन मुझे हर किसी का नहीं पढ़ना है, तो मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता हूं। तो अगर न्यू मीडिया में जो भी लोग हैं जुड़े हुए, अगर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें कि उनको क्या पढ़ना है और किस बात पे रिएक्ट करना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो न्यू मीडिया काफी पावरफुल है, काफी बदलाव हो चुका है, लेकिन कंटेंट ही किंग है और कंटेंट ही किंग रहेगा। जी व्यालोक, इसी बात से आपकी हम लोग आगे बढ़ाएंगे बातचीत को, लेकिन पहले संदीप हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं और इस बार मुझे लगता है कि वो पूरा ताजा दम होकर आए हैं। संदीप, जल्दी से हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा टैबलेट एन वक्त पे कहीं गुम गया था और मैं ढूंढने लगा था उसे, फोन से एकदम से आना हुआ और फिर टैबलेट मिला, तो मैं अब स्थापित रूप से परमानेंटली मैं ज्वाइन किया हूँ। तो मेरा नाम संदीप पांडे है और मैं सिवान जिले से हूँ। सुंदरी एक प्यारा सा गांव है, छोटा सा, वहां से वहां मेरा जन्म हुआ था। फिर मैं पटना आया और उसके बाद दिल्ली की यात्रा, जो आमतौर पे हर बिहारी की यात्रा होती है, पटना बिहार से कहीं और। फिर कुछ 10 वर्ष दिल्ली में बिताने के बाद, अलग अलग मीडिया संस्थानों में काम करने के बाद 2016 में वापस से पटना लौट आना हुआ और तब से रेडियो मिर्ची में बतौर प्रोग्रामिंग हेड अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। लेकिन इस तमाम जर्नी के दौरान में मेरा तकनीक से और न्यू मीडिया जिसे कहें हम, उससे बहुत क्लोज रिलेशन ये रहा है कि मैंने इसे तकनीकी तौर पे जानने की भी कोशिश की। पत्रकारिता का छात्र हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, इवॉल्व कैसे कर रही है, उसके एक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास रहा है। तो व्यालोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए, और दर्शकों से प्रश्न चलते हैं। 2-3 सवाल हैं, आप सभी के पास मैं आऊंगा, लेकिन शुरुआत प्रत्युष भाई से करेंगे और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जब एक व्यक्ति बोलेंगे तो बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर दें, क्योंकि उससे फिर दर्शकों की तरफ से ये कमेंट आ रहा है कि उनको थोड़ा सा इको और प्रॉब्लम की समस्या हो रही है। 2-3 सवाल हैं, प्रत्युष जी, संदीप जी और मुकुंद जी। ये कमेंट से ही सवाल आए हैं और पहले भी जब मैंने इसका पोस्टर शेयर किया था तब से आया था। जैसे एक सवाल आपके लिए खास तौर पर है प्रत्युष भाई, कि कंटेंट की बात तो ठीक है, लेकिन कंटेंट में एक व्यक्ति ने तो खैर ये डिक्टम दे दिया है कि कंटेंट में क्वालिटी नहीं रही, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, प्रवीण कुमार झा नाम के व्यक्ति का कमेंट है, ये हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, इन्होंने कहा है कंटेंट वाली बात सही है प्रत्युष जी की, किंतु इस कंटेंट पर भरोसा कमतर होता जा रहा है, भविष्य का कोई अनुमान। प्रवीण जी को बता दें कि हम लोग इस प्रश्न पर खास तौर पर चर्चा करेंगे। सुगंधा शर्मा का कमेंट है कि न्यू मीडिया पर किसका और कितना नियंत्रण आवश्यक मानते हैं, और उसी से जुड़ी एक राजनीतिक तरह की बात आ गई है, और यह राजनीतिक सवाल भी हो सकता है कि सरकार जो सोशल मीडिया के लिए नई पॉलिसी ला रही है वो भी बिना संसद में चर्चा किए, उससे भारत के आम जनों के राइट टू प्राइवेसी को खतरा प्रतीत हो रहा है। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं दिखता? ये ताबिश अहमद शेख की टिप्पणी है। और प्रकाश कमती की टिप्पणी है गुणवत्ता के बारे में कि हमें कंटेंट की गुणवत्ता के कारण ये तय करने में बहुत परेशानी होती है कि क्या गलत है और क्या सही, खासकर जब हमें कोई जानकारी चाहिए होती है।
प्रत्युष भाई, दो बातें यहाँ निकल कर आई हैं इन तमाम प्रश्नों के, और संदीप जी और मुकुंद जी। पहला, कोई क्या देखें और क्या छोड़ें। सूचनाओं की बाढ़ है, अंबार है, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन उसमें हमें देखना क्या है, इसका निर्णय कैसे हो। कंटेंट पर पहले इस सवाल को ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप दोनों में से जो भी पहले इसका जवाब देना चाहें, आप तीनों में से, वो इस पर बोल सकते हैं, प्रत्युष भाई या संदीप जी। बजर दबाना नहीं, बजर नहीं दबाना पड़ेगा, हाथ दिखा दीजिए तो बजर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। संदीप पहले बोलना चाहते हैं, ये बीच में कुछ देर गायब भी हो गए थे, तो प्रत्युष भाई आप इनके बाद बताएंगे जी। मैं अपनी यही कहना चाहूंगा कि आत्मावलोकन में आप कंटेंट को जब देख रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन के बीच में, और जो प्रत्युष भाई भी कह रहे थे कि आप किसी का ओपिनियन ले रहे हैं, तो जब यहाँ पे न्यूज मेकर्स जो हैं, जितने भी कंटेंट या न्यूज मेकर्स हैं, सपोज आप सेलिब्रिटीज हो गए, खिलाड़ी हो गए, या आपके पॉलिटिशियंस हो गए, वो सभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हैं। तो जब आप उन्हें, अगर आपको उस तरह के न्यूज में दिलचस्पी है और आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें डायरेक्टली फॉलो करते हैं, तो आप डायरेक्ट ओपिनियन बनाने के काबिल हैं। आप समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो एक तो हमें न्यूज सोर्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आ रही है, मेरे पास किसी में वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ, मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, एक फोटो बना हुआ है, तो यू कैन सी जो भी डिजिटली आपके पास सर्व किया जा रहा है वो कंप्लीटली फेक हो सकता है। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व कर रही है। आप डीप फेक टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअल आपको इंपर्सनेट करती हुई थोड़ी बहुत मैकेनिकल है, क्लोजली वॉच करने पे पता चलता है कि ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, लेकिन ये इवॉल्व कर रही है। तो आज के समय में जो भी डिजिटल है वो माया है, वो फेक हो सकता है, वो सब कुछ क्रिएटेड है, वो 0101 बाइनरी डिजिट्स हैं। तो आपको आपका यूज करना है। अब सपोज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्यूप्ड हो जाते हैं, जो लूट लिए जाते हैं, उनके पास एक कॉल आती है, वो उनसे बोलता है कि सर ये आपके लिए लॉटरी निकली है, मेरे दादी जी ने आपके लिए जमीन छोड़ रखा है, वो पैसे देते हैं। तो वाकई आप इंटरनेट पे हैं, एक एनोनिमस सी दुनिया के बीच में, और आप इतने बेवकूफ हैं कि ऐसे लालच में पड़ रहे हैं, तो आप लूटे जाने के काबिल हैं। या आप ऐसी भ्रामक खबरों में पढ़ रहे हैं तो आप हैं। इसी को बोलते हैं वाइज होना। तो मूर्खता है या नहीं है, कितना पैमाना है अपने मूर्खता का, ये तय करना पड़ेगा हर किसी को, जो कोई भी इंटरनेट पे है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, क्योंकि सब कुछ भी स्वे अवे है। कोई न्यूज के पीछे आप ट्रोल कर रहे हैं, किसी के पीछे पड़ जा रहे हैं, किसी की प्राइवेट लाइफ को लेकर चीजें हो रही हैं, तो सबके पास जो ये टूल आ गया एक्सप्रेस करने का, इससे चीजें इंपावर तो हो रही है, बट आप देखिए कितनी निगेटिविटीज हैं। और सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो उसको ना कहना बहुत आसान है। आप बोल सकते हैं कि ये संसद में डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट एटलीस्ट somebody should be there, some frame, some law should be there to mentor। कुछ भी आप नहीं दुनिया को सर्व कर सकते। हम लॉ पर बात करेंगे, बाद में आएंगे। प्रत्युष भाई, आपसे सिंपल बिल्कुल पिन पॉइंटेड मेरा सवाल है, कंटेंट की गुणवत्ता पर भरोसा कम होता जा रहा है, एक श्रोता का रिमार्क है, कैसे करें और भविष्य का क्या अनुमान है आपका? बिल्कुल व्यालोक जी, बहुत ही वैलिड सवाल है और हर किसी के मन में सवाल है। अभी जैसे मैं प्रकाश कमती जी का भी एक क्वेश्चन देख रहा हूं कि कंटेंट में क्वालिटी नहीं रही, ऐसा मेरा मानना है। संदीप ने जो बोला बहुत ही वैलिड है और हमें वो समझना पड़ेगा कि संदीप ने जो बोला उसका मतलब क्या है। कंटेंट की क्वालिटी, पहली बात को हम कौन है डिसाइड करने वाले, पहली चीज। दूसरी चीज, कंटेंट आप कहां की पढ़ रहे हैं, किस कंटेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपको न्यूज पढ़ना है और न्यूज पढ़ने के लिए आप सोशल मीडिया पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं या किसी भी सोशल मीडिया पे आते हैं, तो आप न्यूज पढ़ने वहां पे जा रहे हैं, तो आप न्यूज पढ़ें, आप किसी के ओपिनियन को न्यूज ना समझें। अगर आपको न्यूज पढ़ना है, आप न्यूज के वेबसाइट्स पे जाएं। ट्विटर पे पहले क्या होता था, पहले एक आप समझें कि एक्सक्लूसिव खबर आती थी, तो एक्सक्लूसिव खबर आती थी, जो रिपोर्टर लेके आता था वो एडिटर से बात करता था, रिपोर्टर एडिटर दोनों बैठते थे, उसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, कहां लेगा, कौन से पेज पे छपेगा, उसकी हेडलाइन क्या होगी, और इस चीजों को रोक के रखा जाता था। रात के 12-1 बजे तक लोगों को पता नहीं होता था कि कौन सी खबर एक्सक्लूसिव हो गई है और आने वाली है। वो सुबह लोगों को पता चलता था और ऑफिस में लोगों को लेट नाइट पता चलता था क्या होने वाला है। वो समय था। और अब क्या है कि अब एक्सक्लूसिव ट्विटर पे अनाउंस होता है
किसी का बेटा हुआ सेलिब्रिटी का, किसी की बेटी हुई, या किसी का कोई, अभी आप देखेंगे बंगाल में इलेक्शन चल रहा है तो जो लिस्ट जारी हो रही है कैंडिडेट्स की वो ट्विटर पे जारी हो रही है, ट्विटर पे उसके लिंक्स आते हैं। तो ये समय बदला है। तो आपको कौन सा कंटेंट पढ़ना है, और आप जो कंटेंट आपको पढ़ना है वो आप कहां से पढ़ रहे हैं, ये आप डिसाइड करें पहले। अगर आपको न्यूज पढ़ना है तो आप न्यूज वेबसाइट पे जाएं। अगर आपको वीडियोस न्यूज की देखनी है तो आप ऑथेंटिक जो न्यूज वेबसाइट्स की वीडियोस के यूट्यूब चैनल है उस पे जाएं। अगर आपको टीवी नहीं देखना है तो आप तय करें कि आपको न्यूज कंज्यूम कहां से करना है। अगर आप हर जगह पे न्यूज ढूंढना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्वालिटी में फर्क दिखेगा, क्योंकि अभी है न्यू मीडिया का जमाना है और हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है। ऑथेंटिसिटी नहीं है उसमें, क्रेडिबिलिटी नहीं है उसमें, लेकिन हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस बात के लिए आप उसके पीछे नहीं पड़ सकते कि आप कंटेंट क्रिएशन रुकवा दीजिए, किसी का भी वो नहीं कर सकते। लेकिन आपको कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है वो आपके ऊपर है। आप उस चीज को समझें और उसके बाद जाके जो है उस जगह से उस न्यूज को कंज्यूम करें। क्वालिटी, आप जाएंगे क्वालिटी के जगह पे तो आपको क्वालिटी मिलेगी। अगर आप क्वालिटी नहीं जाएंगे तो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। जी, एक बात आपके लिए है, इसको थोड़ा आप अपने जहन में रखिएगा। वैसे एक दर्शक की टिप्पणी आई है कि आपके कमरे में थोड़ा अंधेरा है, तो अगर लाइट वगैरह हो तो जलवा लें। दूसरा आपके लिए खास तौर से प्रत्युष भाई, हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रत्युष भाई एक सर्टिफाइड फैक्ट चेकर हैं और GNI के से जुड़े हुए हैं, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोगों को उसका सर्टिफिकेशन मिलता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपके लिए खास यह सवाल है जिसको आप नोट करके रखें कि 1 मिनट के न्यूज की सत्यता जानने के लिए घंटों हमें रिसर्च करना पड़ता है कि तथ्य सही है या गलत। कम समय में हम उस सत्य तक कैसे पहुंचे या कैसे जाने, ये CMA संदीप शांडिल्य का क्वेश्चन है। एक सवाल खास तौर से इनके लिए आया है, मुकुंद आपके लिए, आप बहुत देर से बोले भी नहीं है, कि चूंकि बाकी लोगों से आगे है एडिटर जी, तो मुकुंद से सवाल है कि लोगों की पसंद मात्र की सूचना उन तक पहुंचे, क्या इस पर कोई काम हो रहा है? ये आपका सवाल है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी बताइए कि एडिटर जी आखिर है क्या, क्योंकि मुझे नहीं लगता दर्शकों में जो सामान्य तरह से लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जैसे मेरे घर के बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि एडिटर जी क्या है, या ऐप बेस्ड न्यूज चैनल क्या होता है, तो थोड़ा सा उसकी भी जानकारी दें मुकुंद जी। ऐप बेस्ड आप सबसे बेसिकली ये समझिए कि जैसे क्वेश्चन है कि यूजर के पसंद का कंटेंट उनको कैसे मिले, तो ये बहुत ही बेसिक है। अगर आपने कोई भी ऐप यूज की हो, जैसे मैं इन शॉर्ट्स का जिक्र करूंगा। इन शॉर्ट्स इस फील्ड में सबसे पहले आया था, ये शॉर्ट न्यूज का फॉर्मेट लेके। अगर आप वो ऐप यूज करते हैं तो उसमें यूजर को ऑप्शन मिलता है कि वो अपने पसंदीदा सेक्शन चूज कर ले कि मुझे इन्हीं सेक्शंस की खबर देखनी है। वो अपना स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, वर्ल्ड अगर वो चेक करता है तो उसको सिर्फ उसी की नोटिफिकेशंस मिलेगी, उसी का न्यूज पढ़ सकता है। हमारी जो ऐप है जिसमें जिस ऐप के साथ मैं काम कर रहा हूँ एडिटर जी में, उसमें फर्क ये है कि हमारी ऐप में आपको अगर न्यूज सिर्फ ऑडियो सुनना है तो आप उसको पॉडकास्ट की तरह सारी न्यूज सुनते जाइए। अगर आपको पढ़नी है खबरें तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं खबरों को, और अगर आपको वीडियो देखनी है उस न्यूज की तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं। तो वो हमारी ऐप में ये थोड़ा अलग है, और उसमें भी यूजर के पास ये ऑप्शन है कि वो अपना न्यूज लिस्ट जो है वो उसको पर्सनलाइज कर सकता है। तो इसके बाद उसके पास ये रहेगा कि उसको ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा उसको ऐप में घूमना नहीं पड़ेगा। अगर उसको सिर्फ बिजनेस की न्यूज पढ़नी है या सिर्फ टेक की न्यूज पढ़नी है तो उसको सिर्फ वही पड़ेगी, उसको सिर्फ वही न्यूज मिलेगी। बाकी और के लिए उसके पास और ऑप्शंस होंगे। ये नया फॉर्मेट है ऐप का। मुकुंद, सवाल का पहला हिस्सा, एडिटर जी क्या है? किसी लेमैन को अगर मैं समझाना चाहूं, वो क्या है? एडिटर जी एक न्यूज वीडियो ऐप है। आप उस ऐप में जाएं, लॉग इन करें, और जो न्यूज आप टीवी पर देखते हैं या फिर अखबारों में पढ़ते हैं, तो आपके पास ये होता है कि आपको एक खबर पढ़ने के लिए पूरा एक शो देखना पड़ेगा, या आपको अखबार लेना पड़ेगा, या मैगजीन लेनी पड़ेगी। लेकिन एक न्यूज वीडियो फॉर्मेट में अगर आपको देखनी है तो आपको सिर्फ एक वीडियो ही चलानी पड़ेगी। ये एप्स में है, और ये ऐसा ही, और सिर्फ मीडियम का फर्क है और सिर्फ दिखाने के तरीके का फर्क है। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं
तो उसके ऊपर न्यूज कॉपीज आती हैं, आप वो न्यूज कॉपी खोलते हैं, आप वो पढ़ते हैं। एडिटर जी ऐप में सिर्फ ये फर्क है कि आपको 3 फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट्स में आप न्यूज कंज्यूम कर सकते हैं, न्यूज को देख सकते हैं। ओके, आप तीनों से एक कॉमन सवाल है मेरा, लेकिन शुरुआत इस बार संदीप करेंगे। ये एक अलग तरह के यूजर ने यह टिप्पणी की है, इनका नाम है महाराज दड़भंगा, और इनका सवाल है कि क्या टीवी मीडिया की प्रासंगिकता ही समाप्त नहीं हो गई है। इस सवाल को थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा जोड़ देता हूं कि जब देश में 91 में शायद टीवी हम लोगों के बैकयार्ड से या लिविंग रूम से हम लोगों के बेडरूम में घुसा था, और खाड़ी युद्ध जब हम लोगों ने पहली बार लाइव देखा था तो हमें बड़ा रोमांच हुआ था कि वाओ, युद्ध इज सो फैसिनेटिंग एंड इट्स सो गुड। इस तरह का कुछ फील हुआ था हम लोगों को। और उसके बाद फिर केबल आया हमारे जीवन में, और वहां लोगों ने भविष्यवाणी की कि प्रिंट मीडिया खत्म हो गया। हालांकि पिछले साल कोरोना के बावजूद प्रिंट मीडिया खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हो गया है, मोटाई कम हो गई है प्रिंट, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। उसी तरह जब डिजिटल मीडिया है, और डिजिटल से भी पहले जब वो बुलबुला था .com था, अब वो hotmail.com या फिर इस तरह के तमाम रातों रात बहुत सारे .com खुले और बंद हुए। उस समय कहा गया कि टीवी मीडिया बंद हो गया। आज 2021 में यही सवाल फिर से पूछा जा रहा है कि क्या टीवी मीडिया की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। आप तीनों से बिल्कुल पिन पॉइंटेड सवाल है कि 2021 में संवाद या संचार कैसे होगा, क्या टीवी बना हुआ है? और संदीप से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि संदीप रेडियो मिर्ची जो बहुत पॉपुलर सेगमेंट है यूथ में, शायद मुझे जहां तक लगता है, और लोग सुनते हैं, आप लोगों को भी कहा गया होगा कि रेडियो खत्म हो गया है, लेकिन रेडियो खत्म नहीं हुआ, उसने अपने तेवर और कलेवर बदल लिए। तो संदीप, आपसे शुरू करेंगे, आपके बाद प्रत्यूष भाई के पास जाएंगे और फिर मुकुंद के पास। संदीप। देखिए, मैं इस सवाल को इस तरह से लेना चाहूंगा कि कुछ सवाल ना अधूरे होते हैं। हमें अब इस तरह से नहीं देखना, हमें किसी मोह में पड़ के नहीं देखना होगा कि रेडियो टीवी लाए थे हम, खरीद कर, टीवी मेरे घर में लगा हुआ है, हम लोग एक संग फैमिली वॉच करती थी। रैदर हमें देखना चाहिए कि एक स्क्रीन है, उस पे कुछ कंटेंट सर्व होता है जिसे हम अपनी मर्जी से देख सकते हैं, यानी डायनामिक इंटरैक्टिव एक इंटरफेस है, वहां हम कंटेंट देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल्स देख सकते हैं। ये बेसिक बुनियादी आपका और टीवी का रिश्ता है। अब ये ट्रांसमिशन जब आपका ट्रांसपॉन्डर के थ्रू सैटेलाइट से होता था तो आप इसे कहते थे टीवी देख रहे हैं, अभी वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो रहा है तो इंटरनेट है। तो टीवी या इंटरनेट पे जो कंटेंट आ रहा है उससे सिर्फ विजुअल कंटेंट जो आप इंटरैक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, उस तरह से देखिए, मतलब सिर्फ ये देखिए कि आप कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो ये टीवी चैनल्स हैं तो वो भी एग्जिस्ट करेंगे, सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने रूटीन लाइफ में हम किसी न किसी मीडियम से कुछ अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे कम्युनिटी वॉच करनी है तो सबको अगर अपना सर झुका के मोबाइल फोन में देख रहा हो तो आई डोंट थिंक कि वो अच्छा दिखेगा, अभी भेड़ की तरह दिखेंगे हम सभी लोग बैठ के हॉस्पिटल्स में या एयरपोर्ट पे ऐसे सर किए हुए हो। तो देयर मस्ट बी सम मीडियम वेयर वी कैन वॉच, कम्युनिटी वॉचिंग कर सकें। तो अपना अपना मीडियम, हर चीज एग्जिस्ट करता रहेगा, कम ज्यादा यूजेज हो सकते हैं, नए डिवाइसेज आ सकती हैं, नए तरह के हमारे लाइफस्टाइल में इंटीग्रेशन हो सकता है। बट ये सवाल अधूरा है कि क्या टीवी खत्म हो जाएगा, या रेडियो खत्म हो जाएगा, या अखबार खत्म हो जाएगा। सब कुछ एग्जिस्ट करेगा जब तक कि हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल के साथ। प्रत्युष भाई। बिल्कुल व्यालोक, देखिए कोई प्लेटफॉर्म कभी समाप्त नहीं होगा, प्लेटफॉर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता। हाँ, प्लेटफॉर्म का ट्रीटमेंट करने वाले लोग जो उस प्लेटफॉर्म को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, वो लोग समाप्त हो जाएंगे, प्लेटफॉर्म वही रहेगा। ये आप कई सालों से हम सुन रहे हैं कि टीवी आ गया तो प्रिंट खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुआ। कोरोना काल में जैसा आपने बताया कि मोटाई कम हो गई, लेकिन ये मीडियम कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये मीडियम जो है वो आपको प्रिंट एक अलग तरह की क्रेडिबिलिटी लेके आपके पास आता है। मतलब प्रिंट के अंदर आप ओपिनियन के लिए आपके पास एक अलग पेज होता है, आपके पास एडिटोरियल पेज है जहां संपादकीय आता है, उसके नीचे ओपिनियन के पीसेस भी आते हैं, वो जगह फिक्स है। लेकिन दूसरे मीडियम्स की बात करें तो वो जगह फिक्स नहीं है, वो चीजें मिक्स हो गई हैं। अब ओपिनियन, जैसा हमारे एक दर्शक हमारे साथी हैं रमेश चंद्र झा, उनका मैं पढ़ रहा हूं, खबरों के प्रस्तुतिकरण में सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रस्तोता द्वारा उस खबर पर अपनी राय के साथ प्रस्तुत करना। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनकी बहुत अच्छी बात के लिए।
जहां न्यूज के साथ साथ हम ओपिनियन को जोड़ देंगे तो वो फिर न्यूज का मतलब नहीं है। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, प्रिंट पे नहीं हुआ है। इसलिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रिंट अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए माना जाता है आज भी। आपको बहुत मुश्किल से कभी कोई ऐसा कोई न्यूज दिखेगा जो अनवेरिफाइड है, उसके लिए भी अगले दिन वो उस पे एक क्लैरिफिकेशन भी छप जाता है। ऐसा होता है, लेकिन टीवी पे चल गया निकल गया, सोशल मीडिया पे तो तैर रही है चीजें। तो कोई भी प्लेटफॉर्म को आप दोष नहीं दे सकते। प्लेटफॉर्म को ट्रीटमेंट देने वाले, प्लेटफॉर्म को हैंडल करने वाले लोग जो हैं, आप उनको दोष दें, क्योंकि कमी उनमें है, कमी उनमें है, दोष दिया जाता है। जी रमेश झा जी की बात को हम लोग दूसरे प्रश्न के तौर पर लेने वाले थे, लेकिन आपने चूंकि उस पर चर्चा कर दी है, पहले मुकुंद से पूछ लें। मुकुंद, आपकी पीढ़ी का 2-3 चीजें अभी तक हम लोगों के सामने आ गई हैं, न्यूज, व्यूज, एडिटोरियल, अपनी राय देना, सोशल मीडिया पर कैसे करें, फैक्ट चेकिंग हमारा एक मुद्दा है जिस पर प्रत्युष भाई आपसे बात करेंगे, किस तरह से लोग, जीएनआई प्लेटफॉर्म क्या है उस पर बात करेंगे, विश्वास न्यूज क्या है उस पर भी बात करेंगे, कई तरह की चीजों पर बात करेंगे। हालांकि जहां तक प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी की बात है, तो प्रत्युष भाई आपको याद दिला दूं कि प्रिंट से ही पेड न्यूज का जो पूरा बवाल शुरू हुआ था वो प्रिंट से ही शुरू हुआ था, और तब कोर्ट के मुकदमे के बाद बाकायदा लिखना पड़ा था उस लोगों को, बाकायदा अब लिखना पड़ता है कि स्पेशल फीचर्स या कुछ भी, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल मुकुंद, आपकी पीढ़ी, यानी मजाक में जिसे मैं मिलेनियल कहता हूं, हालांकि वो ऑक्सफोर्ड और बाकी परिभाषा से वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन मेरा मतलब रहता है कि 1995 से 2000 के बीच के जो युवक युवतियां हैं, आपकी पीढ़ी न्यूज को कैसे देख रही है? आप लोग जब किसी न्यूज को स्क्रॉल करते हैं तो आपकी क्या राय बनती है, दिमाग में क्या होता है, किस तरह की न्यूज आप देखना चाहते हैं? जब अभी मैं कॉलेज से निकला ही हूं तो मुझे इस पे एक बहुत ही एक टर्म याद आया, मीडिया लिटरेसी हमें पढ़ाया गया था। मीडिया लिटरेसी हमारे देश में बहुत ही कम है, और जो मीडिया लिटरेट्स हैं, जो जिनको मीडिया की समझ है, वो न्यूज और व्यूज में फर्क कर सकते हैं आराम से। तो उनको पता होता है कि क्या खबर है और क्या ओपिनियन है। और दूसरी बात ये कि जो एक पिछला सवाल आया था कि टीवी अप्रासंगिक हो गया है, या उसकी प्रासंगिकता पर जो सवाल थे, उसमें ये नहीं कहूंगा कि टीवी अप्रासंगिक हो गया और न्यूज में कितना शोर है। देखिए, टीवी, जब मैं 2011 में था तब इंटरनेट का पेनिट्रेशन 11% था, और अब वो बढ़कर 2021 जब शुरू हुआ तो वो 34% हो गया है। इसके साथ साथ टीवी जो उस वक्त करीब 167 मिलियन हाउस होल्ड्स में था 2014-15 के आसपास, वो अब 200 मिलियन के आसपास हो गया है। तो गांव की तरफ इन सबका रीच बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे 4G सस्ता हुआ, स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ते गए, इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ता गया है, और इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है। इस वजह से जो यूजर्स हैं उनको फिर वही सवाल आता है, फिर वहीं पे बात आती है कि मीडिया लिटरेसी कितनी है। आपके पास स्मार्टफोन्स तो है, आपके पास इंफॉर्मेशन की रीच भी, आपके पास मतलब एक बॉम्बार्ड हो चुका है, बॉम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन का, लेकिन आप उसमें फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि क्या न्यूज है और क्या शोर है, क्या ओपिनियन है। तो यहाँ पे मीडिया लिटरेसी की बात आती है कि हमारे देश में मीडिया लिटरेसी कितनी ज्यादा है, अगर अवेयरनेस कितनी ज्यादा है। अब जैसे अगर आप मेरी जनरेशन का बात करेंगे तो हम न्यूज से थोड़ा आगे जा चुके हैं। अब वायरल चीजें ज्यादा आती हैं, न्यूज से आगे चल के कुछ वीडियोस वायरल हो जाती हैं और फिर उसके ऊपर भी खबरें बनने लग जाती हैं। तो न्यूज अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन नया जो कंटेंट आ रहा है उसका ज्यादा बोलबाला है न्यू मीडिया में इस वक्त। लेकिन वही फिर बात घूम फिर कर मीडिया लिटरेसी पर ही आती है। अगर यूजर मीडिया लिटरेट है और वो अवेयर है तो वो इजीली इस चीज में फर्क कर पाएगा कि क्या न्यूज है, क्या ओपिनियन है, और क्या चल रहा है अभी। आपने मीडिया लिटरेसी की बात की मुकुंद, इसी पर मेरी बातचीत भी हो रही थी, और जब मैं किसी जगह पढ़ाने जाता था तो वो दुर्भाग्य या सौभाग्य से आखिरी क्लास हुई थी मेरी, जिसमें मैंने बच्चों को कहा था कि प्रिंट मीडिया को उसके भरे पूरे जीवन को जीने का अवसर दिया हमने हमारे देश में, और वो
बच्चा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर जवान हुआ। हाँ, बुढ़ापे में अब उसकी दुर्गति हम लोग कर रहे हैं। टीवी मीडिया की हमने किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते हत्या कर दी, क्योंकि हमने किसी को ट्रेन नहीं किया। हमारे पास टीवी आया, एक बहुत बड़ा मीडियम हुआ, और जो लोग वीर अर्जुन के या उस तरह के इश्तिहारी दवाखाना के पोस्टर बांटते थे, झोला लटका के आईटीओ पर घूमते थे, वो फिर 2 घंटे के न्यूज ट्रैक प्रोग्राम से शुरू हुआ। जो टीवी मीडिया का वर्चस्व बढ़ा और आतंक बढ़ा, वही लोग लगातार पहुंचे टीवी मीडिया में, और उन्होंने यह जाना ही नहीं कि यह कितना बड़ा मीडियम है और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। डिजिटल के बारे में उसी क्रम में मैंने कहा था कि डिजिटल की तो भ्रूण हत्या हो गई, उसे तो बाहर आने ही नहीं दिया गया। वहीं आपकी मीडिया लिटरेसी की मैं बात करता हूं। हर एक हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन उस स्मार्टफोन से क्या दिखाया जा रहा है और क्या बन रहा है। उस स्मार्टफोन से, सॉरी टू से, बेगूसराय में गैंगरेप होता है, वो वायरल हो जाता है। उस स्मार्टफोन से राजस्थान में हत्या होती है, वो वायरल हो जाता है। उस स्मार्टफोन से कहीं कोई लूट होती है, छिनैती होती है, वो वायरल हो जाता है। मतलब ये तमाम इस तरह की चीजें हैं। आप तीनों से सवाल है, मीडिया लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हम न्यूज और व्यूज पर आएंगे, क्योंकि हमें समय का भी ख्याल रखना है। लेकिन आप तीनों से ये सवाल है, और संदीप आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे हम किसी को प्रशिक्षित कर सकते हैं, या कैसे किसी को बताया जा सकता है कम से कम संसाधनों में या साधनों में, कि वह सही चीजों को ही ग्रहण करे। जो आपने कहा ना बहुत ही कठोर शब्दों में कि मूर्खता और ज्ञान की परिभाषा देते हुए, क्या हम किसी को बता सकते हैं कि आप हंस की तरह मोती चुन लीजिए और बाकी चीजें छोड़ दीजिए? संदीप आपसे शुरू करेंगे, आपके बाद प्रत्युष भाई बताएंगे। वेलोक भाई, हमें याद है पटना में एक कार्यक्रम हुआ था, आप उसके आयोजक थे, और मैं बात करने का मुझे मौका मिला था। तब बड़ी ही अच्छी तरह से गांधी जी की तस्वीर पे एक इंटरनेट बिहेवियर का कोड लिखा था मैंने। तो उसमें उसको अगर देखा जाए तो है कि बुरा मत देखो। पहली बात क्या है उनका, बुरा मत देखो अगर एक मंत्र माना जाए। तो जब भी हम कोई ऐसा कंटेंट, सी इंटरनेट पे जितने भी सोशल साइट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम जो है, उनका ये एल्गोरिदम है कि आप जिस तरह का कंटेंट वॉच करते हैं, जो कुछ भी आप देख रहे होते हैं, आप उस तरह का ही कंटेंट को सर्व करना शुरू करते हैं। अगर आप वीडियोस देखते हैं क्यूट बेबीज की, तो आप देखेंगे उस तरह की वीडियोस आती रहेंगी आपके पास में। अगर आप जिस तरह का कंटेंट इंटरेक्ट करते हैं, ट्रैवल का देखते हैं, वैसा कंटेंट आएगा। तो आप अगर ऐसे कंटेंट को वॉच कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में है, जो कुछ भी आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, एक एक फुटप्रिंट रिकॉर्डेड है। कोई इंसान रिकॉर्ड करके देख नहीं रहा, जब क्योंकि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हम में से कोई जब तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है कि वो सिस्टम से कहीं इंपॉर्टेंट सिस्टम से टकरा रहा हो, उसके फुटप्रिंट से किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ डेटा है। लेकिन आपके उस डेटा का इस्तेमाल आपको कंटेंट सर्च करने में, एड सर्च करने में, आपकी प्राइवेसी के तौर पे आपके इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर किया जा रहा है। तो आप इंटरनेट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं उस पर स्वयं तय करें, खुद पे नियंत्रण रखें, आप खुद ही गलत ना देखें, पहली चीज। फिर आप गलत ना बोलें। आप जब भी किसी पे आपको लगता है वो कहीं और बैठा है, मैं कहीं और बैठा हूँ, आप कोई ट्रोलिंग कर देते हैं, हेट स्पीच है, गालियां दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत एजिटेट होकर ओपिनियन दे रहे हैं, तो आप गंदगी फैला रहे हैं। मीन्स हमने जो रियल दुनिया है उसको तो ऐसा बना ही दिया है कि कोई सेफ फील नहीं करता। इतनी घटनाएं इन्होंने बताई। जो वर्चुअल दुनिया है, एक ऑल्टरनेट दुनिया हम क्रिएट कर रहे हैं, एटलीस्ट हम सब वहां पे, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे सबूत छूट रहा है हर बात का, आप कुछ भी करके बच नहीं सकते। तो इफ समबडी इज सेइंग कि इंटरनेट पे है, आज ऐसा कर दिया हमने, आप अकाउंटेबल हैं अपने एक्शंस के लिए। तो इस दुनिया को हम बेहतर बनाएं, और ये सबको तय करना होगा। तो बुरा मत देखिए, बुरा मत बोलिए, बुरा मत सुनिए। इवन समबडी इज ट्राइंग टू हेट, वो स्प्रेड कर रहा है न्यूज, फेक न्यूज, आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक नहीं लग रहा है, जब तक आप एश्योर्ड नहीं हो जाए इसका सोर्स क्या है, तो कहीं पे न्यूज पे लोगो रहना लगा किसी कंपनी का, इज नॉट प्रूफ कि ये जो है ऑथेंटिक न्यूज है, क्योंकि उस पे आज तक किसी भी ब्रांड का न्यूज चैनल का लोगो लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही इंफॉर्मेशन है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आई थिंक कि सोशल मीडिया पे जितने लोग एक्टिव हैं, या हर इंसान को, चूंकि उसके पास इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, हर दिन इंटरेक्शन है, 4 से 6 घंटा समय देते हैं हर दिन इंटरनेट पे नॉर्मल यूजर। आप देखिएगा फोन में फीचर्स है, आप कितना समय किस ऐप पे दे रहे होते हैं पता करने के लिए।
तो जहां पे हम अपने जीवन का 1/4, आप 18 घंटा रहते हैं, सांस ले रहे होते हैं, 6 घंटा सो रहे होते हैं मान लीजिए, तो अब आप 125% हिस्सा लगभग इंटरनेट पे दे रहे हैं, आप वहां जिंदा है, उस जगह पे जिंदा है। तो आपको वहां को लेकर के बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या बिहेवियर है, पहचान होनी चाहिए, वायरस क्या है, नहीं है, आपकी प्राइवेसी क्या होनी चाहिए, आपका एथिकल बिहेवियर क्या होना चाहिए। और आई थिंक इसे करिकुलम में शामिल करना या फिर सरकार को डिजिटल लिटरेसी के लिए काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इससे पहले कि हम डिजिटल इंडिया के सपने को देखें। ये लोग भाई। प्रत्युष भाई, इसी बात को आगे बढ़ा देता हूँ। इन्होंने बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ये कहा। आप कई वर्षों से फेक न्यूज की जांच करते आ रहे हैं, उसमें लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताएं कि GNI क्या है और अभी आप किससे जुड़े हैं। और एक चीज पर खास मैं आपसे तवज्जो चाहूंगा कि जो फैक्ट चेकर हैं, सो कॉल्ड, बहुत सारे फैक्ट चेकर हैं, फलाना न्यूज, ढिमाका न्यूज, अलबेला न्यूज, सारे लोग सब फैक्ट चेक ही कर रहे हैं और सब पूरा ही परोस रहे हैं। जो फैक्ट चेकर हैं वो खुद गंदगी फैला रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए? ये 3 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रत्युष भाई। जी व्यालोक, सबसे जरूरी है पहले पता करना कि फैक्ट चेकिंग आखिर जो सब लोग कर रहे हैं उसका वो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। मैं जुड़ा हूँ जागरण न्यू मीडिया के विश्वास न्यूज से भी। विश्वास न्यूज जागरण न्यू मीडिया का फैक्ट चेकिंग यूनिट है। फैक्ट चेकिंग यूनिट हम जब इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जागरण न्यू मीडिया का जो विश्वास न्यूज है ये इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड है। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैले हुए फैक्ट चेकिंग जो यूनिट्स है उनको सर्टिफाई करती है। तो जो IFCN का सर्टिफिकेशन होता है उसके बाद ही अपने आप को सर्टिफाइड फैक्ट चेकिंग कहने की एक क्रेडिबिलिटी होती है। अब वो सर्टिफिकेशन मिलना आसान नहीं है क्योंकि वो हर साल उसको रिन्यू करते हैं। उनकी अपनी एक SOP है, गाइडलाइंस है, बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। जो भी संस्था उसके लिए अप्लाई करती है उसमें रेवेन्यू से लेके और उनके जो भी लोग काम करते हैं टॉप टू बॉटम, सबकी एक एक जानकारी पब्लिक डोमेन में रखनी होती। एक एक जगह पे चेक होती है चीजें। अगर 1% भी कहीं पे लगता है कि ये कुछ इसमें ठीक नहीं है चीजें, तो वो सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाता है। तो काफी अभी दुनिया भर में मेरे ख्याल से 65 to 70, 65 के आसपास जो संस्थाएं हैं जो IFCN सर्टिफाइड हैं, उसमें विश्वास न्यूज भी एक है। और विश्वास न्यूज फेसबुक का फैक्ट चेकिंग पार्टनर भी है इंडिया में 4 लैंग्वेजेस में। तो ये तो बात हुई कि फैक्ट चेकिंग एक्चुअली हो क्या रहा है। हमारे साथ और भी कई सारे संस्थान हैं जो फैक्ट चेकिंग में IFCN सर्टिफाइड है और कर रहे हैं। और मैं मुकुंद की बात से आगे बढ़ूंगा। मुकुंद चूंकि एक न्यू जनरेशन को बिलोंग करते हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ। मुकुंद की बात से मैं सहमत हूं। जो नया जनरेशन है वो ऑन द गो न्यूज पढ़ता है या ऑन द गो न्यूज पढ़ना चाहता ही है। वो अब मैं कई बार इंटरव्यूज लेता हूं अपने संस्थान के लिए, मैं सबसे एक सवाल जरूर पूछता हूं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे व्यालोक जी, 99% टाइम्स मुझे ये जवाब मिलता है कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूं। तो फिर मैं उनको न्यूज़पेपर में आपको ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़ो न्यूज के लिए। यू आर गोइंग टू बी इन दिस बिजनेस, यू आर गोइंग टू बी इन दिस इंडस्ट्री, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ अ न्यूज इज रिटन। ये न्यूज लिखा कैसे है, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, उसका हेडलाइन कैसे है, उसमें कोट है कि नहीं है, उसमें कंक्लूडिंग पैरा है कि नहीं है, उस न्यूज को ट्रीट कैसे किया है, जो हेडलाइन में जो कंटेंट है वो कंटेंट आपके फर्स्ट पैराग्राफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारे लिखने के तरीके होते हैं जो आप न्यूज़पेपर से ही समझ सकते हैं, न्यूज़पेपर से ही आप पढ़ सकते हैं। तो वो नहीं होता है। अब होता क्या है, जब न्यू मीडिया की बात आती है तो आप समझिए कि गूगल सर्च के जमाना है। आप न्यूज़पेपर एक समय था वो उसका कोई सर्च का कुछ नहीं था, वो रीडरशिप होता है। लेकिन जब न्यूज वेबसाइट की बात आती है तो यहां पे आता है पेज व्यूज, यहां पे आता है एंगेजमेंट रेट, यहां पे आता है बाउंस रेट। तो ये सारे जो नए पैरामीटर्स हैं न्यू मीडिया वाले, ये तय करते हैं कि आपने जो वेबसाइट पे छापा है वो कितना चल रहा है। अब उसको गूगल सर्च एकमात्र बड़ा पैमाना है जहां पे चीजें मॉनिटर होती हैं। तो जब आप कुछ हेडलाइन बनाते हैं, आप कितना भी बढ़िया हेडलाइन बना ले, उसमें आपने अगर कीवर्ड नहीं दिया है तो वो कीवर्ड आपको गूगल में रैंक करने में मदद नहीं करेगा। तो आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो वहां पे नहीं जाएगा। तो यहाँ के अपने पैरामीटर्स हैं, आपको उस तरह से न्यूज लिखना पड़ता है। तो डिजिटल न्यूज जब आप लिखते हैं तो उसके लिखने का स्टाइल बिल्कुल अलग है।
अब जो आप प्रिंट का लिखते हैं उसका स्टाइल अलग है, और टीवी स्क्रिप्ट आपको पता ही है व्यालोक जी की टीवी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसका स्टाइल थोड़ा अलग होता है। वहां पे चीजों को बनाया जाता है, मतलब कैची न बनाए तो वो स्क्रिप्ट आपका मर जाएगा। आप एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। इसमें क्या है कि लिटरेसी की जहां तक बात है, लिटरेसी दो तरह से इंपॉर्टेंट है। पहला लिटरेसी जो न्यूज में काम कर रहे हैं उनके लिए, दूसरा जो न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए। तो जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए लिटरेसी का मतलब है आपके पास आज के डेट में इनपुट पहले सिर्फ रिपोर्टर से आता था, आज के डेट में हर जगह से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम हैंडल से आ रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। मैंने किसी का कमेंट पढ़ा अभी कि 1 मिनट की चीजों को वेरीफाई करने में आधे घंटे के घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने। एक फोटो आ जाती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसा आपको पता ही है, हम विश्वास न्यूज से हम फेसबुक के साथ सच के साथी प्रोग्राम करते हैं। पहला हमने सच के साथी प्रोग्राम किया था लोकसभा चुनाव के टाइम पे। हम 9 शहरों में गए थे, 5 स्टेट के, और हमने करीबन 1800-2000 लोगों को पर्सनली ट्रेन किया था। फिर अभी हम कोरोना लॉकडाउन से जस्ट पहले कोविड से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन को डिबंक करने कैसे कर उसको सिखाने के लिए भी हम करीबन 5-6 शहर में गए। वहां भी हमने करीबन कई सारे 2000 के आसपास लोगों से संपर्क किया। जी व्यालोक, आप कुछ बोल रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट। एक सवाल मतलब मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि सवाल ये था कि जो फेक न्यूज को जो आप छांटने की बात करते हैं उस प्रक्रिया को क्या आप समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को थोड़े में? और GNI क्या होता है वो थोड़ा सा। GNI शायद गूगल, हाँ, GNI मतलब गूगल न्यूज इनिशिएटिव। गूगल न्यूज इनिशिएटिव ने 2016-17 में डिसाइड किया था कि वो एक फैक्ट चेकिंग पे एक प्रोग्राम लेके आएंगे, कुछ जर्नलिस्ट को ट्रेन करेंगे। तो 2018 में उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज के कुछ जर्नलिस्ट को सिलेक्ट किया था, जिसपे हिंदी इंग्लिश में भी कुछ लोग थे और बाकी कई सारे लैंग्वेज में थे। मेरे ख्याल से 35-40 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया। प्रॉपर उनका बैकग्राउंड चेक करके, उनकी पोजीशन देख के, उनका जो इन्फ्लुएंस था उनको देखकर उन्होंने चेक किया। उसके बाद उन्होंने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी 5 दिनों की फैक्ट चेकिंग के ऊपर। वो एक ऐसी ट्रेनिंग थी व्यालोक जी जिसमें हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन कैसे, जैसे डिजिटल है तो डिजिटल में आपके पास अगर कोई फेक वीडियो आ गया, कोई फेक फोटोग्राफ आ गया, आप उसको चेक कैसे करेंगे? वही सवाल था। रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको 2-3 बातें यहाँ बताऊंगा जो हमारे दर्शक अगर ध्यान से सुने तो बिल्कुल उनको समझ में आएगा कि कैसे तेजी से आप कर सकते हैं। आपके पास कोई फोटोग्राफ आ गया, आपको ये बता रहा है कि ये फोटोग्राफ अभी जो घटना हुई है उसकी फोटोग्राफ है। आप उसको कुछ नहीं करें, गूगल रिवर्स इमेज सर्च एक टूल है, आप उसमें जाएं, उस फोटो को वहां पे अपलोड करें। अपलोड करेंगे, अगर वो फोटो पुरानी है तो उस फोटो से संबंधित जो भी खबर है वो गूगल आपको निकाल के दे देगा। तो एक बात तो तय हो गई कि वो फोटो आज की नहीं है। जब वो फोटो आज है तो आप कंफर्म हो गए कि ये पुरानी है। कई बार क्या होता है कि आपको सोशल मीडिया पे फोटो के साथ बड़े बड़े फॉन्ट में टेक्स्ट निकल के आता है, लिख के आते हैं, वो वायरल हो रहा है। आप समझ लें 99% केस में फोटो के ऊपर बड़े बड़े फॉन्ट में अगर कोई टेक्स्ट लिखा है, आप मान के चलें कि वो झूठ है, वो फेक है। वीडियोज आते हैं, वीडियो आप मान के चलें कि वीडियो में कई बार होता है, मैं डीप फेक की बात भी करूंगा जैसे आप संदीप ने किया था। वीडियोज में क्या होता है कि एक वीडियो हमेशा हर बार बारिश के टाइम वायरल होता है कि एक एयरपोर्ट है, वहां पे प्लेन लगी हुई है और पूरा पानी भरा हुआ है और गाड़ियां चल रही हैं। ये जब भी बारिश होती है तो कभी चेन्नई, कभी मुंबई, कभी कलकत्ता बोल के उसको वायरल किया जाता है। आप चेक करेंगे तो वो इंडिया का है ही नहीं, वो टर्की का है। एक किसी चैनल ने एक वीडियो चला दिया था कि मुंबई पुणे हाईवे पर जबरदस्त बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, और ओले पड़ते हुए वीडियो था और चल रहा है, पूरा हर जगह चल रहा है। जब हमने उसको चेक किया तो हमने थोड़ा उसको स्टिल किया, कुछ नहीं किया, जूम किया तो देखा स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट साइड पे है। हमने उसके नंबर प्लेट पे जूम किया तो वो नंबर प्लेट थोड़ा अजीब ही था। जब उस नंबर प्लेट को कॉपी करके हमने गूगल में सर्च मारा तो किसी विदेशी किसी दूसरे देश का वो नंबर प्लेट है। तो ये मेरा कहने का मतलब कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए। अगर आप शक करेंगे पहले कि हाँ ये फेक हो सकता है, तभी आप अगले स्टेप में जाएंगे चेक करने के लिए। जब आप उसको पहले ही मान लेंगे कि हाँ ये मेरे पास आया है और फलाना इन्होंने भेजा है तो ये सही भेजा होगा, और आप भी उसको आगे बढ़ा देंगे, फिर आप उस चेन का हिस्सा बनते जाते हैं और वो चेन का हिस्सा आगे किसी को हार्म करता है, लोगों की जानें चली जाती हैं।
तो हमें समझना पड़ेगा कि हम उस चेन का हिस्सा ना बने। हर वो इंफॉर्मेशन जो कहीं से भी आ रही है, आप जरूर शक करें उसके ऊपर। अगर वो वेरीफाइड हैंडल से नहीं है, कई बार वेरीफाइड से भी आ जाती है, अगर वो वेरीफाइड न्यूज सोर्स से नहीं है तो आप उस पर रुकें। मैं सच के साथी प्रोग्राम में मैंने हमारे स्कूल के काफी लोग आए थे, स्कूल कॉलेज से बच्चे आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग जल्दीबाजी क्या होती है व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने की? तो जवाब उनका आया कि हमें अपने फैमिली में फर्स्ट होना होता है ये खबर फैलाने के लिए। मैंने बोला आप फर्स्ट होइए, लेकिन 5 मिनट का समय लीजिए, उसको चेक कर लीजिए और अपने फैमिली के फर्स्ट फैक्ट चेकर बन जाइए। और आप बिलीव करेंगे व्यालोक जी, जिस दिन आपने अपनी फैमिली ग्रुप में फैक्ट चेकिंग करना शुरू कर दिया ना, आपको अपनी ही फैमिली के ग्रुप के लोग जो है ना ब्लॉक मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता अगर आप किसी को टोकेंगे कि आपने जो फेंका ये भेजा ये गलत भेजा है। और मैं चाहता हूं कि हम सब ये जरूर करें कि जितने भी फॉरवर्ड्स आते हैं 5 मिनट लगेगा, आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च में जाएं, वीडियो है तो आपको 2 टूल बताता हूं मैं, यूट्यूब डेटा व्यूअर्स और इनविड। आप अपने ब्राउजर पे खोलें, उसको आप यहां सेव भी कर सकते हैं, आप इसमें वीडियो अपलोड करें, वो वीडियो अपलोड करके आप चेक करेंगे तो वो वीडियो कब की है, फर्स्ट टाइम कब अपलोड हुई थी, उसका जिस डिवाइस से अपलोड हुआ था वो डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सारी डिटेल आपको वहां पे आ जाएगी। अगर डिटेल आपको आ गई इसका मतलब कि आज का वीडियो तो नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल और दूंगा वेरुक भाई, टाइम हमारे पास कम है। अभी भूकंप आया था दिल्ली में, कई जगह पे उसका असर आया था। तो हमेशा भूकंप के टाइम पे एक वीडियो आता है जिसमें पंखा हिल रहा होता है या झूमर हिल रहा होता है। मेरे पास अभी आया, मैंने जरा ध्यान से देखा तो पंखा तो हिल रहा है, लेकिन पंखे की साइड में एक मिरर है और मिरर में एक झूमर का मिरर आ रहा है, मिरर इमेज आ रहा है, वो झूमर नहीं हिल रहा है। तो आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, वो किसी ने पंखा हिला के उसका वीडियो बना दिया और वायरल कर रहा है कि ये भूकंप से हिल रहा है। तो ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावर मजबूत रहेगी तो हर वो बंदा जो भी न्यूज कंज्यूम कर रहा है वो अपने आप को ही फैक्ट चेकर बना लेगा। 2 पॉइंट आपके लेके मैं आगे बढ़ता हूं। पहला तो ऑब्जर्वेशन पावर, और दूसरा जो मीडिया में हम लोगों को पहली क्लास में सिखाया गया था, प्रत्युष भाई, संदीप और मुकुंद, आप सब लोग जानते ही होंगे कि डाउट एवरीथिंग। और इसी बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत साल पहले कहा था कि आंख मूंद कर किसी को भरोसा मत करो, अपने गुरु का भी नहीं, अपने पिता का भी नहीं, अपनी मेधा को छोड़कर किसी का भी आंख मूंद कर अनुसरण न करो। और उसके भी पहले हमारे, लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया तो पता नहीं नीचे कोई लिख देगा कि ये संघी है और पुरातन पंथी है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन 2 चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन पावर और डाउट एवरीथिंग। मुकुंद के लिए खास तौर से ये बातें मैं बार बार दोहरा रहा हूं। संदीप, अब चूंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हुए थे, इसलिए आप तीनों से अनुरोध है कि मैं 5 मिनट 10 मिनट टाइम बढ़ा रहा हूं, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। इस एक आखिरी चीज है जिस पर कई लोगों के कमेंट आए हैं, लेकिन मैं जानबूझकर अब तक उससे बचता रहा था, कि सरकार का कुछ कानून आया है। और मैं सबसे पहले अपने दर्शकों श्रोताओं को बता दूं कि कोई भी कानून आता है तो वह बहुत सारी अवस्थाओं में रहता है। वह कानून जो आया है या जिसका हल्ला है वह अभी अपनी परिपक्वता को नहीं पहुंचा है, ऐसा कहें। वह बस भ्रूण से निकला है और एक बच्चा है, तो उसके बारे में अभी बहुत सारा हल्ला हो रहा है। और वही बात है कि आप ऑब्जर्वेशन पावर रखिए और हर एक चीज को डाउट करिए। बावजूद इसके मैं अपने तीनों अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि अगर वो कुछ बोलना चाहें, अगर नहीं बोलना चाहें तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन संदीप, आपके पास रेडियो मिर्ची में आप प्रोग्रामिंग हेड हैं, बहुत सारी चीजें आती होंगी, आपका फोन बज करता रहता होगा दिन भर। इस बाढ़ से कैसे निपटते हैं और इस बाढ़ से कैसे निपटना चाहिए लोगों को? क्योंकि आपके पास कम से कम 35 ग्रुप होंगे सिर्फ रेडियो मिर्ची के। प्रत्युष भाई, सिर्फ जागरण के आपके पास 45 या 60 होंगे। मुकुंद, आपके पास 10-12 एडिटर जी के ग्रुप होंगे। मेरे पास, मैंने ग्रुप की गिनती छोड़ दी है क्योंकि मेरे पास कितने हैं मुझे नहीं पता। व्हाट्सएप से या इंटरनेट से या सोशल मीडिया से या न्यू मीडिया से कैसे बचे रहें और कैसे अपनी सैनिटी को बचाएं, पहला सवाल। और दूसरा, जो सरकारी कानूनों और नियंत्रण की बात हो रही है उस पर। दूसरे में आपकी मर्जी है, आप तीनों की, लेकिन पहले सवाल पर तीनों की राय जानना चाहूंगा
अपनी सैनिटी कैसे बचाए रखें? देखिए, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरा एजुकेशन रहा, मेरी पढ़ाई लिखाई रही और शुरू से जो मेरा अनुभव रहा है वो लगातार मीडिया के अलग अलग, चाहे वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, फिर रेडियो, तो चारों ही जो वर्जन्स हैं उनमें काम करने का मौका मिला है। तो एक बहुत हॉलिस्टिक एक देखने की क्षमता भगवान ने दी है। तो मैं तो बच जाता हूँ, थैंक गॉड, कि पता नहीं क्यों मुझे तो वेबसाइट्स पे लिंक्स जो होती है उनको देख के पता चल जाता है कि वायरस वाला लिंक है, बिकॉज उनका प्लेसमेंट क्या रखा गया है, कैसा कलर स्कीम है, क्या फोर्सफुली मुझे वो अपनी तरफ देखने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ क्या जबरदस्ती मुझे क्लिक हेयर बोला जा रहा है, या उसके यूआरएल में कुछ absurd सा है, कुछ सेंस नहीं बनता है। तो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल चीजों को लेकर के। अब ग्रुप तो मैं ना, जिस तरह से दुनिया में कलर्स होती हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो इंटरनेट पे भी चीजों को कलर्स से ही देखता हूँ कि वो एक और लेयर है देखने का। अब सपोज आप किसी इंसान को फॉलो कर रहे होंगे या किसी पेज को फॉलो करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में है, वहां बहुत तरह के लोग हैं, तो आपको जानना होता है कि अगला आपके पास जो फॉरवर्ड आया है क्या आया है। तो देखने के पहले वही बात है, बहुत क्लोजली देखिए कि एक हम देखते थे ना कि एक फेक जो करेंसीज बनाते हैं लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ट्विस्ट हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगी, स्पेलिंग एरर्स है, नकली कुछ भी करे नकली ही होता है। तो अगर आप क्लोजली देखेंगे तो भाषा में गलतियां दिखाई पड़ेंगी, कुछ फॉन्ट्स के एरर रहेंगे या फोटो वैसा दिखाई पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा कहाँ से किसने ओरिजिनेट किया है, कौन भेज रहा है, जो भेज रहा है क्या वो एक मीडिया पर्सन है, वो क्या एक रिलायबल सोर्स हो सकता है, क्या वो इंसान खुद में इतना आपको लगता है कि आइडियल है जिससे जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स हो सकता है। तो आपको खुद ही बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है। ये तो मैं सबको यही कहूंगा कि आप खुद ही वॉचफुल रहिए, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसका सोर्स क्या है, किसने भेजा है। तो हम पहले एटलीस्ट हम किस पे रिलाई कर सकते हैं, कुछ जो ऑथेंटिक, जो लोग अकाउंटेबल हैं अपनी बात कहने के लिए, उन पर रिलाई करेंगे, फर्स्ट हैंड बिलीव करेंगे। वो भी अब के समय में तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ न्यूज देख लिया तो वो बिल्कुल सही ही है। हम सबने देखा था कि वो करेंसी में चिप वाली बात हर न्यूज चैनल ने फ्लैश कर दी। मैंने जब देखा तो मेरे एक परिचित थे, तो मैंने उन्हें टेक्स्ट भिजवाया कि, और जो फैक्ट चेकर्स थे जो टीवी प्रोग्राम्स पे आते थे कि सच है या गलत, वो लोग भी तो उसको सही बता रहे थे कि हाँ हाँ ये नोट में दिखाई पड़ता है, स्कैन करने पे एक वीडियो चलता है। तो मैंने कहा ये बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी समझता है उसे पता है कि ये बिल्कुल फिजिबल है, कुछ भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आलू को देख के आप स्कैन करेंगे कैमरे में तो एक वीडियो चल सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और चीज है। तो आपको बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है। आप ये नहीं कि फर्स्ट हैंड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और आपने बाय कर लिया कि ऐसा ही है। तो इस पर आपके लिए एक टिप्पणी आई है कि न्यूज की सच्चाई जानने के लिए अगर आम आदमी को भी लिटरेट होना पड़े तो इसका मतलब हम बहुत बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ये हम सब के लिए, हम चारों चूंकि पत्रकारिता से ही जुड़े हुए हैं। प्रत्युष भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रत्युष मैं भाई। इस रिमार्क्स को मैंने देखा था व्यालोक जी, और मैं इस पे बोलना चाह रहा हूँ। संदीप सांडिल्य जी का ये मैसेज है, इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने जो लिखा है वो इसमें आप न्यूज की जगह इंफॉर्मेशन डाल दीजिए तो आपका रिमार्क बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन की सत्यता जानने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है आज के डेट पे। अगर आप न्यूज की बात करेंगे तो न्यूज पढ़ने के लिए आप न्यूज की जहां पे आपको ऑथेंटिक न्यूज मिलती है आप वहीं जाइए। इंफॉर्मेशन आपको हर जगह से आ रही है और इंफॉर्मेशन को आप न्यूज ना समझें। इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं से भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। आपको उसको चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन चेक आप तब करें जब आप उसको आगे बढ़ाने के मूड में हो। अब इसके बाद में आता जो आपका सवाल था व्यालोक जी, मैं प्लेटफॉर्म नहीं देखता हूं। मेरे पास इंफॉर्मेशन जो आ रही है मैं देखता हूं कि किसने भेजा है, जो लिखा है वो लिखा है, जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है। जो कौन बोल रहा है वो, अगर आप आज का समय ये है व्यालोक जी कि आप शक्ल देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या बोलने वाला है। आप उसका नाम देखिए तो आप समझ जाएंगे वो क्या लिखने वाला है। मुझे ऐसे लोग न पढ़ना है न मुझे ऐसे लोगों को न पढ़ना है, न देखना है, न सुनना है। क्योंकि आपको आपका ओपिनियन मैं तभी सुनना पसंद करूंगा जब आप दोनों तरफ की बात करेंगे। आप प्लस भी बताइए, आप माइनस भी बताइए, फिर आप कंक्लूड कीजिए तो मैं आपको सुनूंगा। आप सिर्फ प्लस बताएंगे तो नहीं सुनूंगा, आप सिर्फ माइनस बताएंगे तो नहीं। इस कारण से व्यालोक जी मैं इस फील्ड में हूं, लेकिन कई सारे बड़े बड़े लोगों को ना मैं फॉलो करता हूं, ना मैं पढ़ता हूं, ना मैं सुनता हूं। मैं फैक्चुअल कंटेंट पे जाता हूं। कंटेंट क्या है, फैक्चुअल कितनी चीजें हैं। एनालिसिस मैं भी पढ़ता हूं, अच्छे से एनालिसिस में कई सारी मैंने पिछले एक साल में लॉकडाउन के टाइम पे मैंने कई सारे एनालिसिस पढ़ी है।
एनालिसिस पढ़ने का अलग ही मजा है, लेकिन आप एनालिसिस में जहां ओपिनियन पढ़ने लग जाएंगे आपका दिमाग भी दूषित हो जाएगा। मैं अपने सारे साथियों को बोलूंगा कि अपना दिमाग दूषित ना करें, आप उन लोगों को पढ़ें, उन लोगों को सुने और उन लोगों को देखें जो आपको लगता है कि ये बायस्ड नहीं है, इनकी बातों में दम है। दम कब होता है? जब आप दोनों तरफ की बातें करते हैं। मैं व्यालोक का प्रोग्राम आके क्यों देखता हूं? क्योंकि व्यालोक ऐसे ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो हर तरह की बातें बताते हैं, यहां पे वैरायटी मिलती है, इसीलिए आते हैं, नहीं तो मैं क्यों आऊंगा? तो ये वैरायटी मिलती है तो मैं आता हूं। वैसे ही आप सारे साथियों से मेरा यह आग्रह है कि आप उनको ही पढ़ें, उनको ही देखें, उनको ही सुने जो आपको लगता है कि देते। अभी एक जब हमारा जीडीपी हमारी कंट्री का -27 पॉइंट समथिंग गया था, तो मैं एक बहुत बड़े नाम है उनका मैं एक वीडियो देखने लग गया। ऐसे ही मैं देखता नहीं, लेकिन उसने सोचा कि आखिर उन्होंने क्या बोला मैं देखता हूं। उनका वीडियो मैंने 5 मिनट सुना। उसके बाद से मुझे लगा कि मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो जाके बालकनी में छलांग लगा देता कि भैया अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। ऐसा ऐसा मतलब उस वीडियो में ऐसी बातें बताई गई थी कि हिंदुस्तान अब बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, यहाँ कुछ बचा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने की समस्या आई है, निश्चित रूप से आई है, लेकिन समस्याओं से लड़के ये देश हमेशा आगे बढ़ता रहा है और देश के लोग आगे बढ़ते रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, ऐसे लोगों को समझना चाहिए। व्हाट्सएप आपने बताया, व्हाट्सएप पे चीजें आती हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि भेज कौन रहा है। अगर वो भेजने वाला बंदा ऑथेंटिक है, मैं उसकी बात को पढ़ता हूं, नहीं ना तो मैं वीडियो डाउनलोड करता हूं, ना मैं फोटो डाउनलोड करता हूं, और टेक्स्ट तो मैं पढ़ता ही नहीं। मुकुंद आप जल्दी से बताएं। और दोनों ही हमारे वक्ताओं ने दूसरे सवाल को नहीं टच किया है, तो आप पहले इसी सवाल को बताएं कि आप कैसे बचते हैं, या आपकी पीढ़ी कैसे बचती है, या आपका है कि टेक अ चिल पिल यार, हु केयर्स? नहीं, बचना क्यों है? मेरा तो, मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे जोन में जा चुका हूँ, अगर मुझसे कोई छोटी सी चीज मिस हो जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ। अभी दूसरा टेस्ट चेन्नई में जब खेला जा रहा था इंडिया इंग्लैंड के बीच में, और इंडिया थोड़ी मजबूत स्थिति में थी, तो मेरे एक दोस्त ने पोस्ट किया कि ये चेन्नई की पिच है, ये इंग्लैंड की टीम है और इंडिया इसकी धुलाई कर रही है। तो मैं उस चीज को पकड़ ही नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों लिखा। शाम तक मैंने देखा कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग ऐसे ही वीडियोस डाल रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, तो मैं परेशान हो गया कि ऐसा क्या था। तो अगले दिन जाके मुझे पता चला कि पाकिस्तान की दानानीर मुबीन है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उससे वो वायरल हुई है और उसके बाद सब उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, जो सैनिटी आपने कहा कि मेंटेन रखना है, उस मतलब मेरे लिए सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, ये सब नॉर्मल है। तो मुझे तो, मैं तो सब कुछ देखता हूँ, चाहे वो फेक हो चाहे वो ओरिजिनल हो। ये आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि आप कैसे चीजों को हैंडल करते हैं। जैसे मुझे एक बार याद है कि मेरी माता जी और मैं बैठे हुए थे घर में, और उन्होंने कहा कि भाई चांदी के सिक्के से दही जमाई जाती है, हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा है। तो अब उन्होंने तो उस चीज को सच मान लिया, और उनको किसी एक आंटी, दूसरी आंटी ने बताया था पड़ोस की कि उन्होंने ऐसा देखा यूट्यूब पे। तो मैंने उनको समझाया कि इंटरनेट पे जितनी भी चीजें आती हैं ये सब सही नहीं होती है, और बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, इस पे कुछ, ये कोई सच नहीं है, ऐसी बहुत वीडियोस आती हैं। तो ये फर्क है, जनरेशन का फर्क है, और उनके लिए फेसबुक और ये सब चीजें बहुत नई है, बहुत एक्साइट करने वाली है उनको। वो जब फेसबुक पे दूसरों के फोटोज देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। हमारे लिए ये सब बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम इसी के साथ बड़े हुए हैं, और रोज कुछ ना कुछ वायरल होता है, मीम्स है, तो हम इसी के साथ जी रहे। तो सैनिटी खोने का मतलब मुझे और मेरी जनरेशन को ऐसा नहीं है कि हमें प्रेशर आ जाता है का। और हमें बस इस चीज का प्रेशर रहता है कि हम कुछ मिस ना कर जाए, कि भाई क्या चल रहा है, कौन सा नया मीम आया है, और कौन ऐसी क्या वीडियो नया वायरल हो गया है। तो हमारे लिए ये प्रेशर रहता है कि हम कितनी जल्दी चीजों को पकड़े, कितना ज्यादा हम ट्रेंड में बने रहे, तो हमें पता चलता रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस चीज को एक जो फेक, जी 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 बताएं। एक जो फेक न्यूज की बात आई थी, तो मुझे एक एग्जांपल याद है, मैं उस वक्त क्विंट में था, तो हमारे एक एडिटर थे, वो उन्होंने एक कॉपी लिखी, तो उसमें एक तो इकोनॉमिस्ट है टीसीएस श्रीनिवासन, और हमारे आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, उनके 2 ट्वीट लगा के उन्होंने एक कॉपी बनाई कि उन्होंने जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर ये टिप्पणी की है।
तो उन्होंने वो कॉपी लिख के मुझे दी प्रोड्यूस करने के लिए और उसको छापने के लिए साइट पे। तो जब मैं उसको पब्लिश करने गया तो वो ट्वीट जब मैं ढूंढने गया ट्विटर पे, तो पता चला कि रघुराम राजन ट्विटर पर है ही नहीं, और उन्होंने उसके ऊपर कॉपी वगैरह सब बना दी थी। तो उसमें और वो ट्विटर पे उन्होंने वो इतना सीरियस ट्वीट करता था उस हैंडल से, जो भी उसका जो चला रहा था, कि कोई भी उसको पढ़े तो उसको लगे कि ये रघुराम राजन ने ही लिखा है, जबकि उसमें बायो में लिखा था कि दिस इज अ पैरोडी अकाउंट करके ऐसा। तो मैंने उनको बताया कि सर ये तो फेक ट्वीट है, वो तो ट्विटर पे है ही नहीं। तो उन्होंने फिर आधा घंटा उसके ऊपर अपना माथा खपाया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एक है कंफर्म करना कि कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है नहीं है सोशल मीडिया और फेक। हाँ मुकुंद बताएं आप। जी जी, आप कुछ कह तो रहे ये थे। फेक न्यूज तो एक चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है इसको लेकर के, क्योंकि इसका शिकार मैं खुद भी हुआ हूँ एक दो बारी। मुझे याद है जामिया में जब पुलिस घुसी थी 15 दिसंबर को, तो मैं, क्योंकि मैं खुद जामिया से हूँ, तो वहां पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी भी हैं, उस वक्त भी थे। तो उन्होंने किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, क्योंकि उनको पता था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं न्यूज में मुझे कुछ काम आएगा। तो किसी ने मुझे भेजा कि जामिया में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। तो पता नहीं उस वक्त मैं भी किस जोन में था, मैंने उसको फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि भाई जामिया में पुलिस घुसी है, लाठीचार्ज में 3 छात्र मारे गए हैं। तो वो सबसे तेज होने का सबसे पहले हम हैं, हमारे पास ये खबर है। तो ये फेक न्यूज फैलाने में सबसे बड़ा इसका ये फैक्टर है कि इस वजह से फैक्ट। तो उसके नीचे कमेंट्स आए कई लोगों के कि भाई पुलिस ने बोल दिया है, जामिया वीसी ने बोल दिया कि कोई मौत नहीं हुई है। तो मुझे वो पोस्ट डिलीट करना पड़ा था उसको। प्रत्युष भाई इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। वैसे मुकुंद आपको बता दूं कि संदीप आपके सीनियर हैं, वो भी जामिया से ही पढ़े लिखे हैं। प्रत्युष भाई। हाँ, ये मुकुंद के इस एग्जाम्पल पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि ये हमेशा ही लगता है जब भी हम किसी के भी व्हाट्सएप पे ऐसे कोई खबर आती है तो सबको लगता है कि ये मेरे पास पहले आई है। अगर आप थोड़ी देर 2 मिनट ये पूछ लें 4-5 लोगों से और, तो उन सबके पास भी आई है। हम और आप नहीं हो सकते, वो खबर पाने वाले हम और आप पहले नहीं हो सकते। ये हम मान के चलें कि हमारी खबर आई है तो हम पहले नहीं हैं। तो जब हम पहले नहीं हैं तो हमें भी पहले होने का कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गूढ़ बात है और हमें अपने दिमाग में बिठाना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी आता है सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड, तो थिंक बिफोर यू शेयर, थिंक बिफोर यू फॉरवर्ड और थिंक बिफोर यू लाइक। ये मंत्र अपने दिमाग में बिठा के रखना चाहिए जी। आप लोगों की बात पर एक कमेंट आया है और अब इस मीटिंग को हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत सार्थक चर्चा हो रही है और कई लोगों का कहना है कि इसको बढ़ाते जाएं, लेकिन समय का हम लोग ख्याल रखेंगे। वर्षा चौधरी लिखती हैं कि मीडिया एथिक्स की क्लास में हमारे प्रोफेसर ने 35 मिनट यही पढ़ाया कि बिना फैक्ट चेक किए कोई खबर नहीं चलानी है, पर आखिरी 10 मिनट यह कह दिया राजनीति की गलती तो थी, पर वो बेचारा भी क्या करे, सबसे पहले परोसना भी जरूरी है। यही तो गड़बड़ा जाता है सारा मामला। वर्षा आपके वो प्रोफेसर कौन है मैं जानता हूँ, और उन प्रोफेसर साहब का भी इतिहास बहुत शुभ्र शाब्र नहीं रहा है। बहरहाल प्रत्युष भाई जी। बस मैं एक लाइन बोलूंगा, कोई भी जंजीर कितनी भी मजबूत हो अपने सबसे कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं हो सकती। ये बहुत एक गूढ़ बात है। तो जंजीर को मजबूत होना है तो सारी कड़ियों को मजबूत होना पड़ता है। वैसे किसी संस्थान को मजबूत होना है तो हर वो बंदा जो काम कर रहा है सबको मजबूत होना पड़ता है, नहीं तो कोई एक गलती ही काफी होती है जी। प्रत्युष भाई ने 2 बातें बताई थी, उसको मैं थोड़ा सा और इजीली एक ऐड कर दूं। वो इमेज को रिवर्स सर्च करने का। कोई भी तस्वीर आपके लैपटॉप पे या सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे, फोन में है तो उस पे क्लिक करके ओपन विथ क्रोम या गूगल जो भी ब्राउजर यूज करते हैं कर लें। वहां जब तस्वीर खुल जाएगी, हर ब्राउजर इमेज को खोल सकता है, आपका इमेज फाइल व्यूअर के अलावा कोई भी ब्राउजर इमेज को खोल सकता है। तो गूगल क्रोम में इमेज खुल गई, अब उस पर राइट क्लिक करेंगे तो वहां आएगा सर्च दिस इमेज विथ गूगल। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सर्च करेगा कि क्या ये इमेज और कहीं भी इंटरनेट पे पब्लिश हुई है, फिर वो दिखाएगा सिमिलर इमेजेस। तो आप उसमें देखिए कि अगर ये तस्वीर किसी ऑथेंटिक, जिसका ऑथेंटिक में मतलब क्या, आप जिन संस्थान, न्यूज संस्थान या जो न्यूज पोर्टल जिनका नाम आप जानते हैं कि एस्टैब्लिश्ड हाउस है, रिस्पॉन्सिबल है, एक संस्था है, अकाउंटेबल है, लंबे समय से काम करती है, वो है, तो आप उस पर यकीन करने की स्थिति में हो सकते हैं। फिर आप देखिए, फिर अपना विजडम यूज कीजिए। दूसरी बात की व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स को लेकर के, तो किसी भी मैसेज पे क्लिक करके आप उसको इन्फो पे देखेंगे, टॉप राइट में क्लिक करके दिखेगा कि कितनी दफा फॉरवर्डेड हुई है। तो अगर आएगा फॉरवर्डेड 500 टाइम्स
तो यू नो कि इट हैज बीन देयर फॉर लाइफ स्पैन ऑफ मे बी कुछ समय के लिए है, आप फर्स्ट नहीं है उसके रिसीवर। तो व्हाट्सएप भी खुद भी अब फैक्ट चेक को लेके वो लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी फीचर्स आने को हैं, रिपोर्ट करने को किसी भी न्यूज को। तो हम सभी तकनीक के मामले में नए हैं और हम सभी इवॉल्व कर रहे हैं, चीजें सुधरेंगी, बट हम सबको अपना अपना एफर्ट, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। एक चीज जो छूटी रह गई है प्रत्युष भाई, आपने कहा था कि आप उस पर बात करेंगे, अभी तक की बातचीत को मैं बहुत जल्दी से अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। वो प्रत्युष सर ने बीच में बोली थी, प्रत्युष सर जब बोल रहे थे कि जो कॉपीज वगैरह गूगल पिक करते हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम कोई कॉपी लिखते हैं उसको पब्लिश कर देते हैं, तो हमारे बाद भी एक ऐसी टीम है जो हमारे ऊपर रूल करती है, वो एसईओ की टीम है। तो हमारी खबर को ज्यादा आगे तक बढ़ाना और कितने लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी रीच हो, ऊपर पहुंचे, तो उसके लिए एसईओ टीम बहुत एक जरूरी हिस्सा हो चुका है हमारे न्यूज रूम का। तो कोई भी जब हम खबर लिखते हैं तो उनको हम पहले कॉपी भेजते हैं, तो वो उसके टैग, रिलेटेड कीवर्ड्स, यूआरएल में क्या डालना है, कहाँ क्या डालना है, वो तो वो भेजते हैं। तो हम भी जो कॉपी लिखते हैं तो उसी हिसाब से लिखते हैं कि भाई एसईओ कैसे उसको लेगा। कई बार हमारी कॉपीज में एसईओ वाले चेंजेस कर देते हैं, ऐसा क्विंट में मेरे साथ बहुत बारी हुआ था। अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे एसईओ का फिलहाल इतना दखल नहीं है, लेकिन अब शुरू हुआ है। तो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस वक्त न्यू मीडिया। एक अनुरोध है कि जब भी हम लोग बात करें तो जो शब्द या जो टूल्स हमारे लिए बहुत आसान होते हैं ना, हम उनका डेली यूज करते हैं, हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए नहीं होता है। जैसे एसईओ, मुझे लगता है हमें जितने लोग देख रहे होंगे अधिकतर के सिर से ऊपर उठ गया होगा। तो कृपया ये बता दीजिए कि एसईओ क्या होता है। प्रत्युष भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रत्युष भाई से ही सुन लेते हैं। हाँ, मुकुंद ने अच्छा बताया। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके जो भी न्यूज आप लिख रहे हैं तो वो ये पता करता है कि उस न्यूज से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हैं जो गूगल में ट्रेंड कर रहे हैं। उन सारे कीवर्ड्स को यूज करके अपनी ही कॉपी में अपनी कॉपी को ऑप्टिमाइज किया जाता है कि जब हमारी कॉपी पब्लिश हो तो ट्रेंड्स में वो ऊपर जाए विद द हेल्प ऑफ दोज कीवर्ड्स। तो लेकिन इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा मुकुंद, कभी भी आपकी भी कैरियर की शुरुआत है और आप अभी मतलब अच्छा कर रहे हैं, कभी भी एसईओ की तरफ से जो आता है, ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है, वो सजेशन ही होता है। कॉपी पब्लिश करना और कॉपी में हेडलाइन क्या जाएगा वो एक एडिटर का डिसीजन होता है, और एडिटर का ही डिसीजन होना चाहिए। एडिटर के अलावा आपको आपका सीनियर एडिटर या आप एडिटर या आपके जूनियर एडिटर ही बता सकता है कि वो हेडलाइन क्या होगा। एडिटर बता सकता है कि वो पहला पैराग्राफ में क्या जाएगा। अगर बाकी जो कीवर्ड के सजेशन है वो हमेशा सजेशन ही होते हैं, आपको उसके अपने हिसाब से आपको यूज करना है। तो ये जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई मुकुंद ने कि इन अभी न्यू मीडिया में कीवर्ड्स और कंटेंट को मिलके चलना है। तो हम बोलते हैं कि कंटेंट इज द किंग एंड कीवर्ड्स आर द क्वीन। तो किंग क्वीन जब साथ में चलते हैं तो फिर वो सर्च में अच्छा उसका असर दिखता है। जी, मैं जल्दी से अभी तक की पूरी घटना को थोड़े से पॉइंट्स में सम अप करने की कोशिश करता हूं। हालांकि बातचीत इतनी लाभप्रद हो रही है कि ये बातचीत बहुत देर तक होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है शायद मैं इस पैनल के साथ फिर कभी बैठूं। दर्शकों से वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा। अजीत झा ने अभी तक की सारी बातचीत का सार लिख दिया है कि फेक सूचनाओं से बचना हो तो निर्मोही बने। निर्मोही बने अर्थात पार्टीजन न बने, किसी भी पार्टी की साइड न लें। और न्यूज का मतलब होता है न्यूज, व्यूज का मतलब होता है व्यूज, जो अभी हमारे 3 विद्वान अतिथियों ने बताया। अगर आपको व्यूज लेना है तो व्यूज लेने के प्लेटफॉर्म्स हैं। दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत हो रही है कि न्यूज को ही हमने व्यूज बना दिया है और व्यूज को हम लोग न्यूज समझने लगे हैं। जैसे हमारे एक बहुत प्रसिद्ध एंकर हैं एनडीटीवी के, रवीश कुमार, उनका अगर आप 1 घंटे का कार्यक्रम देखिए तो वो 1 घंटे 10 मिनट उस प्रोग्राम में अपनी बातें फैलाते हैं, जबकि उसमें फैक्ट होना चाहिए, फिगर्स होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए। और उसी तरह अगर आप रिपब्लिक को देखेंगे तो 1 घंटे वहां मैराथन 100 मीटर रेस चलती है, जिसमें अर्नब कभी इस कुर्सी पर दौड़ते हैं, कभी उस कुर्सी पर दौड़ते हैं, कभी किसी पर चिल्लाते हैं। आप इंडिया टीवी देखिए, आप कोई भी देखिए, कोई भी चैनल देखिए, और मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि आप मेरी तरह न देखें या प्रत्युष भाई की तरह न देखें। आपको मैं बता दूं
कि प्रत्यूष भाई ने जब अपना करियर शुरू किया था तो 8 घंटे केवल टीवी देखते थे, क्योंकि ये रिसर्चर थे और उसमें भी केवल न्यूज देखते थे। तो इनकी मानसिक हालत उस वक्त क्या होती होगी आप सोच लीजिए। हालांकि उस वक्त इतने विकट चैनल्स नहीं थे। मैं आप दोनों बता रहा हूं, अगर आप लोग, बस मैं कंक्लूड कर रहा था कि आप निर्मोही बनिए, पार्टीजन न रहिए, दूसरे जो भी न्यूज आ रही है डाउट एवरीथिंग। गांधी जी के 3 बंदर बनिए, बुरा मत सुनिए, बुरा मत देखिए, बुरा मत कहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अगर लगता है कि फलाना आदमी सही बोल रहा है तो अपने विरोधी को जरूर सुने, अपने विरोधी को सबसे अधिक करीब रखें। किसी फिल्म का डायलॉग है कि अपने दोस्तों को करीब रखो लेकिन अपने दुश्मनों को करीब तर रखो। यह शायद किसी अंग्रेजी फिल्म का डायलॉग है, मैं हिंदी में बोल गया हूं। संदीप आप कुछ बोल रहे थे और प्रत्युष भाई आप कुछ बोल रहे थे। 2 सूचना साझा करना चाह रहा था, जो आमतौर पे मुझसे लोग कई दफा लोगों को बताया होगा मैंने, जब जो खासतौर पे जो नए इंटरनेट यूजर्स हैं या जो लोग प्रो नहीं मानते। एक चीज ये है कि गूगल जो है ना एक सर्च इंजन है, मतलब वो ढूंढता है, इट्स लाइक अ ग्लास, एक लुकिंग ग्लास है। और गूगल जो है उसको हम लोग बोलते हैं उसके बॉट्स, उसके क्रॉलर्स। बॉट्स मतलब एक आईपी एड्रेस का काम होता है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां पे जाकर के ऑटोमेटिकली कंटेंट को इंडेक्स करना। तो आमतौर पे हमारे मंत्री स्तर के लोगों ने भी इस तरह के इसमें पड़ गए कि गूगल पे सर्च करने पे फलाने को फला दिखा रहा है। गूगल का खुद का कोई कंटेंट नहीं है, गूगल कोई भी चीज नहीं दिखाता है, वो दूसरों की चीजों को आपके सर्च किए गए शब्द के अनुसार परोसता है। वो अकाउंटेबल भी नहीं है कि वहां क्या दिख रहा है। तो मोदी जी को ये दिखा रहा है, सोनिया जी को ये दिखा रहा है, पाकिस्तान के पीएम को ये दिखा रहा है, गूगल पे ये छप गया, सबसे घटिया प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, न कोई यूनेस्को कोई सर्वे कराती है। ऐसे किसी भी, सबसे ज्यादा फालतू तो ये सारे फॉरवर्ड्स आते हैं। तो गूगल पे कुछ भी सर्च करने पे कहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप 500 रुपए में एक .com नाम खरीदिए, फ्री में कहीं होस्टिंग में मिल जाती है आजकल, वहां पे एक वेबसाइट बनाइए, वहां पे कुछ भी छाप दीजिए और वो गूगल थोड़े बहुत उठा कर लेकर चला जाएगा और आप सर्च कर। प्रत्युष भाई। व्यालोक जी, मैं अजीत झा ने जो लिखा था कि फेक न्यूज, फेक सूचनाओं से बचना हो तो निर्मोही बने, अजीत झा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। मैं इसमें एक शब्द और जोड़ूंगा अजीत जी आपके लिए, फेक सूचनाओं से बचना हो तो निर्मोही फैक्ट चेकर बनिए और हर किसी को आप फैक्ट चेक करें। वो आपके घर के लोग हो, आपके परिवार के लोग हो, आपके संबंधी हो, आपके कलीग्स हो, कहीं से भी कोई फेक सूचना आती है आप उसको फैक्ट चेक करके उसको वापस करें, पूछे उनसे। निर्मोही बने लेकिन आप निर्मोही फैक्ट चेकर बनिए। देखिए फिर आप ये जो आपकी जो समस्या है कैसे ये सॉल्व होती है। या तो लोग आपको भेजना बंद कर देंगे और नहीं तो भेजेंगे तो ये पूछेंगे भाई इसका फैक्ट चेक करके बता दो इसकी सत्यता क्या है। जी मुकुंद आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, जब तक संदीप आते हैं, और फिर हम अपना आखिरी सवाल लेंगे। मुकुंद जी मैं सवाल मिस कर गया। फेक सवाल न्यूज पे था, सवाल यही था उनकी बात। फेक सूचनाओं से बचना हो तो निर्मोही बने, और मैंने अब तक की आप लोगों की पूरी बातचीत को 4-5 पॉइंट में समाप्त कर दिया था। नहीं निर्मोही क्यों बने? आपके सामने जो आ रहा है आप सब कुछ लेकिन अगर आपके पास आप इतने समर्थ हैं कि आप उसकी सत्यता प्रमाणित कर सकते, जैसे वो रघुराम राजन वाली ट्वीट की ही बात थी। मेरे जो एडिटर थे उन्होंने तो भाई उसके ऊपर खबर भी बना दी, लेकिन मैंने जब उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि वो तो ट्विटर पर है ही नहीं भाई साहब। तो मैंने उनको बताया। तो अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते है ना। आपके लिए तो फिर वो भी एक खबर है कि भाई रघुराम राजन ट्विटर पर ही नहीं है, और बहुत सारे लोग उसी चीज को सच मान रहे हैं। तो आप अभी प्रत्युत्तर में यही बात कही कि आप खुद एक फैक्ट चेकर बने। तो एक और बात मैं जोड़ देता हूं दर्शकों श्रोताओं के लिए। जो बात मुकुंद ने कही वह नीर क्षीर विवेक की है, यानी कि आपके पास अथाह जलराशि आ रही है सूचनाओं की, आप उसमें डूबने वाले हैं, लेकिन आपको तैरने आना चाहिए। सूचनाओं के उस टापू तक पहुंचना आपको आना चाहिए जहां आपके पैर टिक सकें,
उन टापुओं को फलांगते हुए और तब आप ज्ञान की वैतरणी को या समंदर को लांघ सकते हैं। यह हमारी अब तक की चर्चा का एक सार रहा है कि डाउट एवरीथिंग, निर्क्षीर विवेक होना चाहिए और किसी का भी आंख मूंद कर पालन नहीं होना चाहिए। कई सारे लोगों ने सवाल किया, इसलिए 5 मिनट आप लोगों का और लूंगा और ये बहुत जरूरी सवाल है। हालांकि मेरे लिए यह बहुत मैंने पहले ही कह दिया है कि ये अभी बाल्यावस्था में है, इसलिए इस पर बात करने की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जिन पर कई तरह के सीरीज आते हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, उन पर अश्लीलता का आरोप लग रहा है, किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग रहा है और लग रहा है कि ये बार बार किया जा रहा है। इस पर सरकार ने अपनी तरफ से हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। हालांकि उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद चल रहे हैं, जो सुनवाई चल रही है, उसमें कोर्ट का तो ये कहना है कि यह जो कानून है वह नखहीन और दंतहीन है। तो फिर जब नखहीन और दंतहीन है तो विष भला कहां से लाएगा? लेकिन आप तीनों के लिए यह खुला सवाल है और जो इस पर बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इंटरनेट, OTT प्लेटफॉर्म्स और इस तरह के तमाम माध्यमों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? और कृपया अपने जवाबों को संक्षेप में रखिएगा। मुकुंद से शुरू करते हैं, हम में से सबसे कनिष्ठ है। मेरा इसमें यही कहना है कि क्योंकि मैं पर्सनली सेंसरशिप के खिलाफ हूँ, नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सेंसरशिप की बात मैंने नहीं की है। मैंने सेंसरशिप पहले मैं सवाल दोहरा देता हूं, क्या OTT प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट पर प्रसारित होने वाली किसी भी चीज पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? ये मेरा सवाल है। ये मतलब इसको आप इतनी इजीली नहीं कह सकते कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो मतलब बहुत ही रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत, अब जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स है उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उसको रेगुलराइज कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी एप्स है, कई ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स है जिसपे कुछ भी चलाया जा रहा है, कुछ भी कंटेंट आ रहा है और उस पर काफी ज्यादा ट्रैफिक भी है। और दूसरा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को भी आप कैसे रेगुलराइज कर सकते हैं? इतने ज्यादा यूजर्स हैं और आप क्या गाइडलाइंस लेकर के आएंगे और कैसे आप लोगों को रोकेंगे? तो ये तो आपकी नजर में होना चाहिए नियंत्रण या नहीं, आप क्या मानते हैं? नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ओके, संदीप आपसे सुनेंगे। मुझे फिर से लगता है कि ये प्रश्न आधा है, क्योंकि देखिए इंटरनेट का ही अर्थ है कि हर के हाथ में पूरे मानव समाज को एक साथ एक कॉन्सेंसस से जोड़ा जा सकता है। यानी कि इतनी इंटरेक्टिविटी संभव है, तो कोई नियंत्रण करे इसकी आवश्यकता अगर बनी हुई है तो इंटरनेट होने का क्या अर्थ है? लोग खुद तय, आवाम जनता जो वह खुद तय कर सकती है। उसकी मेजॉरिटी जिस कानून को हम मानते हैं भी डेमोक्रेसी में रहते हैं कि मेजॉरिटी है, अगर 100 में से 70 लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि ये बात गलत है तो वही बात रहेगी। अब चीजों को वैसे ही देखना होगा। तो आई थिंक ये सॉल्यूशन खुद निकल जाएगा कि इसे कैसे हैंडल किया जाए। फिलहाल किसी तरह का सेंसरशिप हो या कोई नियंत्रण हो, इसका मैं भी पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि हम ह्यूमन इवॉल्व करते रहे और संदीप के यहाँ नेटवर्क सबको बोलने की आजादी होनी। मेरा बोलना किसी और के लिए कष्ट, हाँ, लेकिन मेरा बोलना, हेलो जी जी बताएं। लेकिन मेरा बोलना किसी और के लिए अगर कष्टकारी हो, किसी और को उससे दुख पहुंचता हो, तो अवश्य इस बात को समाज खुद समझे। क्योंकि आप देखिए OTT पे जो बातें हो रही थी, तो खासतौर पे देखा था कि कुछ ऐसा कंटेंट बना जो एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहा हो, या कहीं ना कहीं उसको भले ही वो अपने प्रमोशंस के लिए यूज करना चाहता हो या कुछ भी, लेकिन ऐसा रहा कि ऐसा करते हुए दिखाई पड़े लोग। तो अगर इसका रिएक्शन होने लगे, ऐसा ही कंटेंट बनने लगे, समाज दूसरे पे लगे हस्तक्षेप करने, मजाक उड़ाने लगे, तो शायद हम उस तरह की दुनिया में नहीं रहना चाहेंगे जहां लोग वायलेंस हो रहे हैं और लोग लड़ाई कर रहे हो चीजों को। तो कोई ना कोई नियंत्रण तो चाहिए। आप एक का तबला बजा के मजा नहीं लूट सकते। तो मैं इस बारे में तो मैं पक्षधर हूँ कि कुछ ना कुछ चाहिए जो नियमन करता हो। नियमन का एक
हो रहा हो, ओवर द वॉचडॉग हो जो देखता हो कि क्या चीजें हो रही है, जहां पे बीत के आ सके। और उसमें ये जो प्रयास सरकार की ओर से है वो इतना ही है कि आप जो भी कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपने पास एक ऐसी बॉडी रखें जो एड्रेस करे पब्लिक ग्रीवेंसेस को, हम भी करेंगे और बाकी चीजें देखी जाए कैसे उभर के आती हैं। तो आई थिंक अभी तक कोई आपत्तिजनक चीज मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। स्वनियमन की बात कर रहे हैं संदीप आप, लेकिन स्वनियमन की बात हमने पत्रकारिता के संदर्भ में भी देखी है, और मुकुंद किसी तरह के नियंत्रण के खिलाफ हैं। तो अब हम दोनों बच गए हैं और मेरा चूंकि वोट होगा नहीं, तो प्रत्युष भाई आपका क्या कहना है? कुछ नियंत्रण होना चाहिए। हालांकि उसके पहले एक टिप्पणी मैं आप तीनों को सुना देता हूँ। प्रवीण कुमार झा की टिप्पणी है, तो मीडिया के बड़े नाम जिन देशों की बात करते हैं अपने उदाहरणों में, वो सारे देश तगड़ी सेंसरशिप रखते हैं, सरकारी अनुमति के बिना खबर पब्लिक नहीं होगी, लेकिन हिंदुस्तान में बस यहाँ लिबरल होना होता है सबको। व्यालोक, मैं बोलूंगा इस पे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहीं पे बोलते हुए बोला था कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। उन्होंने अभी एक सप्ताह पहले ही किसी संदर्भ में उन्होंने बोला था। देखिए, किसी भी तरह का कंट्रोल कंटेंट के ऊपर आप रख रहे हैं या प्लेटफॉर्म के ऊपर रख रहे हैं, किसके ऊपर रख रहे हैं, वो कंट्रोल क्या है। तो किसी भी तरह का कंट्रोल तो मैं उसके फेवर में नहीं हूं कंटेंट की, जहां तक हम बात करें। लेकिन जहां बात आप जैसा आपने बोला OTT प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे कंटेंट वहां बन रहे हैं, बहुत तरह के बन रहे हैं, अजीब अजीब तरह के कंटेंट भी वहां बन रहे हैं और खुले में हैं, हर जगह पे दिख रहे हैं। तो ये अब प्लेटफॉर्म को आप नियंत्रित करें या फिर वो कंटेंट जो क्रिएशन कर रहे हैं उसको आप समझाएं। फ्रीडम ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मुझे स्वतंत्रता है किसी चीज की, तो मेरे ऊपर दायित्व भी है कि मैं अपनी स्वतंत्रता के कारण दूसरों की लाइफ हेल नहीं कर सकता। तो मेरी स्वतंत्रता दूसरे की भी स्वतंत्रता को उसको हार्म ना करे, इसका ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारा संविधान का एक भाग है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ प्रिम्बल नहीं पढ़ के हमें DPSP भी पढ़ना चाहिए। आप जब DPSP पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आप देखेंगे कि वहां पे उत्तरदायित्व की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात होती है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं अगर कंटेंट लिख रहा हूं या कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, मुझे इतनी समझ होनी चाहिए कि ये कंटेंट जब मैं सोसाइटी में दे रहा हूं, तो सोसाइटी में एक ही समझ के लोग नहीं हैं। सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, हर एज के लोग हैं, हर जेंडर के लोग हैं, और वो अगर फ्रीली अवेलेबल सबके लिए है, तो जरूर वहां पे कहीं ना कहीं हमें स्वनियमन की जो आपने बात की थी कि स्वनियमन हमें अपने ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन एक चेक रहना चाहिए कि अगर कोई उद्दंड हो गया, अगर कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, वो फ्रीडम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, नॉन स्टॉप भागा जा रहा है, तो फिर उसको कैसे रोकेंगे? तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए एक चेक जरूरी है। वो चेक नहीं हो सकता, वो चेक हो सकता है जो कंटेंट क्रिएशन हो रहा है उसको चेक करना चाहिए। जी व्यालोक। मैं एक छोटा सा एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि जब जो करंट गवर्नमेंट है, इसका जो फर्स्ट टेन्योर था 2014 से 19 में, जब ये स्टार्टिंग में आए थे, उस वक्त जो जैसे फिल्म डाउनलोड करते हैं टॉरेंट से, तो टॉरेंट्स बैन किए गए थे, उस वक्त पॉर्न साइट्स बैन की गई थी। लेकिन उसका क्या असर हुआ? अभी भी पॉर्न साइट्स चल रही हैं, अभी भी टॉरेंट से मैं खुद फिल्में डाउनलोड करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी स्टेप लेने से सरकार के फेवर में रहेगा। एक और मैं बात कहूंगा कि जो गवर्नमेंट इस वक्त सत्ता में है और जो ये रेगुलेशंस लेकर के आई है, ये वही पार्टी है जिसका IT सेल का हेड खुद फेक ट्वीट्स और फेक ये सब फैलाने में खुद वो कई बार पकड़ा गया है। तो ये किस मुंह से ये सब बातें कर रहे हैं और ये रेगुलेशंस लेकर, मुझे तो ये बात खुद समझ में नहीं आई अभी तक। बहुत बढ़िया मुकुंद, धन्यवाद। संदीप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और लेकिन अब हम लोग कंक्लूड करेंगे। संदीप प्लीज शॉर्ट कहिएगा थोड़ा सा। जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं यही कहना चाह रहा था कि हम अपने घर में अपने अलावा किसी और पे भी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, कौन क्या लिख रहा है कर रहा है। और यहाँ पे कोई भी नहीं है इस देश में जिसको कहा जाए जो इंटरनेट पे एक नेटिजन है और उसने गलतियां नहीं की हो, उसने पायरेसी नहीं की हो, उसने सॉफ्टवेयर पायरेटेड यूज नहीं किया हो, कॉपीराइट वायलेशंस नहीं की हो, तो हम सभी दोषी हैं। और अगर पार्टी का कोई एक आदमी गलत कुछ कह देता है, उससे पूरी पार्टी ही कटघरे में होती है, तो कोई तो बचेगा ही नहीं।
किसको आप चाहिएगा चूज करने, हम आप कोई ऐसा नहीं है जो बच गए हो, सबने गलतियां की। गलती को मानने की क्षमता होनी चाहिए, वो माने कि गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे ध्यान रखूंगा। जो नहीं मानता है फिर वो दिक्कत माफी मांगने की क्षमता होनी चाहिए, ये आपने बहुत जरूरी और जबरदस्त बात कही। जैसा कि आपने कहा कि हर एक से गलती होती है, लेकिन माफी कितने लोग हम में से मांग पाते हैं। हमने एक गलत कंटेंट शेयर कर दिया, उसके बाद हम में से कितने ने ये लगाया कि मुझसे गलती से ये कंटेंट शेयर हो गया है और मैं इसे वापस ले रहा हूं या ले रही हूँ। हाँ, जिस बहुत जरूरी आईटी सेल हेड की बात मुकुंद ने कही, उसका भी तर्क शायद यही होगा कि सबसे पहले मुझे करना था या मुझे फलाने नेताजी की आंखों में आना था और मुझे उनको दिखाना था इसलिए। लेकिन क्या उसने बाद में उसके लिए माफी मांगी? जिस सरदेसाई की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने माफी मांगी? फेसबुक पर मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि अपनी बड़ाई नहीं करनी होती है आप जब मॉडरेटर होते हैं तो, लेकिन बाकायदा पत्रकारिता के कलंक नाम हैशटैग से अगर आप फेसबुक पर खोजेंगे तो मिनिमम 25 मैंने वैसे उदाहरण सहित स्तंभ लिखे हैं, और जिसमें आज का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो नहीं है और जिसने कलंकित करने वाले काम किए। जिसने, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने फेक न्यूज शेयर कर दी और वो हो गया, नहीं, उसने फेक न्यूज शेयर की, जब उसको बताया गया कि ये फेक न्यूज है तो वो उससे झगड़ा कर बैठा और उसके बाद उसने फिर से वही फेक न्यूज शेयर की है। तो जिसको हमारी भाषा में कहते हैं थेथर, तो थेथराई की भी सीमा वो लोग पार कर चुके हैं। बहरहाल आप सभी का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं आप सभी की बातों को कंक्लूड कर दूं ताकि अंतिम समय में जो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हमारी आज की जो परिचर्चा थी उसका विषय था आज का संवाद, कम्युनिकेशन एट 2020 वाया नई वाली मीडिया। इसमें हमारे जो अतिथि आए थे, विद्वान अतिथियों ने बताया कि 3-4 उपाय हैं जिनसे आप बच सकते हैं फेक न्यूज से या गलत खबरों से। सूचनाओं का प्रवाह है, अंबार है, लेकिन उसमें आप कैसे बचें, कैसे रहें। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, गूगल फैक्ट चेक है, फैक्ट चेक करना है आपको। डाउट एवरीवन, अपने आप पर भी शंका कीजिए कि ये जो मैं खेलने जा रहा हूँ व्हाट्सएप पर, इसके क्या परिणाम या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अचानक आपने देखा और आपके अंदर का हिंदू या मुसलमान जाग गया और आपने 25 लोगों को फॉरवर्ड कर क्रांति कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैथिली में एक कहावत है, हड़बड़ी के बियाह कनपटी में सेनूर। तो जो विवाह हड़बड़ में होती है शादियां, उसमें मांग की जगह पता चला कि कनपटी को ही रंग दिया जाता है। तो हड़बड़ी में न रहें, आपके पास कोई भी सूचना आती है, कोई भी संदेश आता है, उसको आराम से देखें। हमारे साथ तीनों दिग्गज थे, मैं इन तीनों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत संदीप जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। मुकुंद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रत्युष भाई, आपका भी खास तौर से धन्यवाद क्योंकि आपको हमने बहुत कम समय पर बुलाया था। वितस्ता वेंचर्स की तरफ से हमारे सभी दर्शकों, श्रोताओं, मित्रों, चाहने वालों का आभार। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू एवरीवन।